तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ये मैनर को, और इस जगह यानी ये मैनर के बाहर हम अब बैठे हुए देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम था शिवशियान। परंतु क्योंकि हमें ऐसे नाम याद नहीं होते तो हम इसे आदित्य बुलाएंगे। आदित्य एक्चुअली इस पुरानी दुनिया में मॉडर्न वर्ल्ड से आ गया था, यानी वो एक्चुअली इस जगह से बिलोंग नहीं करता था और अब बस अनजान व्यक्ति की बॉडी के अंदर था। पर खैर फिर भी आदित्य के पास इस बॉडी की भी सारी यादाशें मौजूद थी कि आदित्य ये फैमिली के हेड के एक नाजायज औलाद थे, एक डरपोक और कमजोर औलाद, और उसे बिना कोई माँ के बड़ा होना पड़ा था और ना ही उसके पास हक था ये फैमिली का नाम लेने का। और ये फैमिली के सभी ही हेड्स उसे अपनी नजरों में सिर्फ एक निकम्मा मानते थे, और उससे ज्यादा ऐसे लॉन्गिया नेशन में जहाँ पर मार्शल ताकत को सबसे ज्यादा माना जाता था, आदित्य के शरीर के अंदर उस ताकत को कल्टीवेट करने के लायक स्पिरिचुअल रूट्स तक भी मौजूद नहीं थी, यानी वो अपने शरीर तक को भी ताकतवर नहीं कर सकता था। और इतनी सारी बुरी किस्मत के इकट्ठे होने के बाद उसे एक ऐसा नमूना माना जाता था जिसे कोई कमजोर भी आकर बुली कर सकता था। और ये पिछला आदित्य नदी में डूबकर मरने ही वाला था कि उसी पल ये नया वाला आदित्य उसके शरीर में जाग उठा। और खैर इन सभी यादाशों को देखता हुआ आदित्य सोच रहा था कि अगर वो अब इस बेकार बॉडी में जाग ही चुका है तो उसे आगे क्या करना चाहिए कि तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और उसे पकड़ता धकेलता पूछता है, ओ चूजा है यहाँ पर क्या कर रहा है? अपनी उस निकम्मी माँ के बारे में तो नहीं सोच रहा जो न जाने अब किसके साथ रंगलियां मना रही होगी। और तभी बाकी भी कुछ और आदमी उसकी माँ का मजाक उड़ाते हुए इकट्ठे हो जाते हैं कि यहाँ तो वो पक्का बहुत से बंदों के साथ होगी, या तो पहले से वो इस दुनिया से टपक गई होगी। कि तभी उन्हें आदित्य की जुबान से एक गाली सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद कुछ पलों के लिए किसी को भी यकीन नहीं हुआ था कि इस बंदे की उनके सामने कुछ कहने की हिम्मत हुई थी, जिससे उन्हें लगने लगता है कि शायद ये बस उनका भ्रम था कि आदित्य अपना मुंह उठाता उन्हें बताता है, लगता है कि तुम्हारे कान के शायद बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, तो मैं एक बात तुम्हें साफ साफ कहता, यहाँ से भाड़ में निकलो। और ये देखकर कि सच में इस हरामखोर की हिम्मत हुई थी उनके सामने कुछ बोलने की, वो सभी के सभी गुस्से में उबल जाते हैं और आदित्य को गले से उठाकर वो आदमी अब उस पर चिल्लाने लगा था। और यहाँ पर आदित्य भी उसे लड़ना तो चाहता था, पर वो महसूस कर पा रहा था कि ये बॉडी बहुत ही कमजोर थी। कि तभी उन सभी लोगों को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हें रुकने को कह रही थी। और वो सभी पीछे मुड़कर देखते हैं कि सिर लगाने अब कौन आ गया था, और एक किचन का सामान पकड़ी लड़की उन्हें रुकने को कहती हुई बताती है कि आदित्य अभी भी फैमिली हेड का बच्चा ही है, चाहे असली ना भी हो, इसलिए उन सभी लोगों को शर्म कर उसे बुली नहीं करना चाहिए, वरना वो जाकर इस बात के बारे में कंप्लेंट कर देगी। और उस लड़की का नाम था ये चिन बैंक, बट खैर हम इसे सोनिया बुलाएंगे। और उसका कल्टीवेशन टैलेंट बूजिंग लेवल का था, जो कि स्टार्ट लेवल होता था। और एक आदमी दूसरे आदमी को बताता है कि इस लड़की की कुकिंग को उनकी मैडम यानी फैमिली हेड की वाइफ बहुत ज्यादा एंजॉय करती थी, इसलिए उन्हें यहाँ पर ज्यादा पंगे ना ले वहां से जाना चाहिए। जिस बात को समझते हैं वो आदमी भी आदित्य को दूर पटक कर फेंक देते हैं और उसे ये बताकर जाने लगते हैं कि आज तो वो उसे छोड़ रहे हैं, पर अगर अगली बार उसकी हिम्मत है ज्यादा बकवास करने की तो ये चीजें सिर्फ पिटाई तक ही खत्म नहीं होंगी। और फिर सोनिया जो कि सच में एक अच्छी लड़की थी आदित्य की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, उससे पूछती है कि कहीं उसे ज्यादा चोट वगैरह तो नहीं लगी। और आदित्य को भी इन यथाशों के मुताबिक याद था कि ये लड़की कौन थी, और ये ऑफिशियल किचन में काम करती थी, और इस पूरे मैनर में ये लौती बंदी थी जो आदित्य पर तरस खाती थी, क्योंकि शायद सोनिया का भी फैमिली स्टेटस काफी लो था। कि जब आदित्य उसका हाथ पकड़ता है उसके सामने एक नोटिफिकेशन प्रकट होता है कि फीमेल डिसेबल्ड लेशियर सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, और उसके सामने एक पॉपअप स्क्रीन आ गई थी जिसमें उसे बता रखा था कि उसे फीमेल डिसाइपल्स को इकट्ठा करना था, और जैसे ही वो अपनी काबिलियत पर अच्छे काम करेंगे आदित्य को उनसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे उसके और उसके डिसाइपल का लेवल ग्रो अप होगा, और वैसे ही वो डिसाइपल्स और स्किल्स को इकट्ठा कर पाएगा। और फिलहाल के वक्त वो सिर्फ एक डिसाइपल को इकट्ठा कर सकता था। और फिर आदित्य भी इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा कांड तो पहले से ही हो गया था, तो फिर वो एक सिस्टम स्क्रीन के बारे में ज्यादा क्यों ही सोचता। और सोनिया भी देखती है फालतू में ऊपर ही देखी जा रहा था जैसे हवा में अंकुर लगे थे। और आदित्य नोटिस करता है कि अगर उसे एक फीमेल डिसाइपल चाहिए तो उसके सामने एक मौजूद तो थी। और फिर वो सोनिया से पूछता है कि क्या वो उसकी चेली बनना चाहेगी, जिस बात से सोनिया साफ पूछती है कि कल्टीवेशन टैलेंट तो उसका ज्यादा था और डिसाइपल वो उसे बनने को कह रहा था। पर खैर क्योंकि वो एक अच्छी लड़की थी वहां से जाने से पहले वो उसे बता देती है, मुझे समझ तो नहीं आया कि तुम्हारा मतलब क्या था, पर अगर तुम्हें इस बात से अच्छा लगता है तो मैं तुम्हारी फीमेल डिसाइपल बनने को रेडी हूँ। और फिर उसे ये बताकर कि वो काम करने को चाह रही है वो वहां से चुपचाप चली जाती है। और आदित्य को नोटिफिकेशन आते हैं कि पहली फीमेल डिसाइपल को पाने के बाद उसके रिवॉर्ड में उसकी स्पिरिचुअल रूट्स को एक्टिवेट कर दिया गया था। और जिस पल सोनिया किचन में जाकर कुकिंग करेगी आदित्य को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जो सहारे वो ताकतवर बनेगा। और यहाँ पर सोनिया किचन में अंडे वगैरह और कुकिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि उसका काम एक कुकिंग का था। और बाहर खड़े आदित्य को भी एक्चुअली में सोनिया के बस एक काम करने से ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे थे। और यहाँ पर किचन में बाकी देख रहे थे कि सोनिया 3-3 बंदों का काम अकेली संभाल रही थी। पर खैर जिससे बाकियों का भी फायदा हो रहा था, क्योंकि उन्हें ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि जैसे उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे थे आदित्य के साथ साथ सोनिया की भी कुकिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। और वैसे ही दोनों का लेवल
पावर लगातार बढ़ता जा रहा था और यहाँ बाहर आदित्य एंट्री लेवल तक पहुंच गया था और अब वो फॉलोइंग लिस्ट में से कुछ स्किल्स में से एक स्किल को चूज कर सकता था, जैसे हॉबी के तौर पे करने के बाद उसका लेवल और ज्यादा बढ़ेगा। और वहाँ पर काफी फालतू सी हॉबीज थी, तो इसलिए वो आंख बंद कर कोई भी एक रैंडम हॉबी को चूज कर लेता है। और फिर टाइम बाद हम उसे देखते हैं फिशिंग करते वक्त, क्योंकि उसने फिशिंग हॉबी का चूज किया था, जिससे अगर वो फिशेस पकड़ेगा तो उससे उसे एक्सपीरियंस मिलेगा। पर फिशिंग करना सच में काफी बोरियत का काम था और ऐसे बोर हुआ ये वो फालतू बातें सोच ही रहा था कि फाइनली उसके जंगल में एक मछली फंस जाती है और इसलिए जल्दी में अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उस मछली को वहां से खींच कर निकालता है। और वो एकदम खुश हुआ उस मछली को अपने हाथ में पकड़ने वाला था कि उसके बाल उसका ध्यान भटकाती है एक मदद की चिल्लाने की आवाज, जिससे वो मछली तो उसके हाथ से छूट जाती है। और वो गुस्से में उस आवाज की तरफ बढ़ता इरिटेट हुआ कह रहा था कि ये तो किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज थी। और यहाँ पर जंगल के एक छोटे से घर में हम देखते हैं कि कुछ लोग सोनिया को पकड़कर जोरों से दूर पटक कर फेंकते हैं, जिससे घायल होती सोनिया उनसे पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो वो लोग उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहे थे। जिस बात पर उनमें से एक आदमी बताता है, रात नहीं दोपहर के वक्त कैसा तुम हमारे बीच में पढ़ रहे थे, हम तो बस उस चूजे का सबक सिखाने वाले थे, पर तुम्हारी हिम्मत हुई हमारे बीच में पढ़ने की, तो बेशक तुम्हें भी इसकी सजा तो मिलनी चाहिए ना। और उसकी गंदी नजरों से हम साफ साफ ही जान पा रहे थे कि वो सोनिया के साथ क्या करना चाहता था। और वो उस पर अपने गंदे हाथ फेरने ही वाला था कि उससे पहले उसके चेहरे पर एक जोर की लात पड़ती है और वो सीधा ही घर की खिड़की तोड़कर बाहर जाकर गिरता है। और फिर सब लोग अपने सामने देखते हैं कि ये काट करने वाला और कोई नहीं बल्कि आदित्य ही था। और उन्हें लगता है कि आदित्य ये चीज सिर्फ धोखे से कर पाया था, क्योंकि फिर वरना आदित्य जैसा बंदा जिसकी स्पिरिचुअल रूट्स तक भी नहीं जगे थे, आखिर उनके बॉस को सिर्फ एक ही हमले से कैसे ही हरा सकता था। और यहाँ आदित्य अपने आप की तरफ देखता सोच रहा था, यह तो सच में कमाल की बात है, मेरे लेवल अप होने से सच में काफी ताकतवर हो चुका हूँ और मेरे पैरों तक की ताकत भी पहले से तो काफी ज्यादा लग रही है। कि आदित्य के उन पर ध्यान न होने का मौके का फायदा उठाकर दूसरे एक लफंडर भी आदित्य पर अपनी मार्शल आर्ट स्किल से हमला कर देता है। पर आदित्य था उससे पहले ही उसके सामने से गायब हो गया था, जो चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। और उसके पीछे आकर आदित्य कहता है, वाह ये तो कमाल हो गया, मेरी तो स्पीड भी पहले से काफी बढ़ गई। किसी के पीछे से फिर से एक दूसरा आदमी आता उस पर हमला करने लगता है। अपने दूसरे साथी को बताता कि उन्हें इस नमूने पर हमला करते पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं, कि उसका दूसरा साथी भी आदित्य पर अपना वार करता बताता है कि वो तो एक्चुअली में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था और वो स्लो मोशन में अपने अपने हमले करते सोच रहे थे कि हाँ बेटा वो इनकी मल्टी वार से तो नहीं बच पाएगा, पर इन कार्टूनों के हमले से बेशक आदित्य आसानी से डोज कर लेता है। और उन दोनों के आपसी हमले एक दूसरे पर ही लग जाते हैं। और फिर उसके बाद वो दूसरे वाले को तो मुक्का मारकर पेल देता है और एक जो ज्यादा ही बकवास कर रहा था वो सीधा उसके घोटियों पर लाते मार उसके अंडों का फ्राई ऑमलेट बना देता है। मेरे बच्चे मेरे बच्चे। और बेशक इतनी बुरी मार खाने के और अपने फैमिली ज्वेल्स को कमाने के बाद वो बंदे पछतावे और बदले की आस में वहां से भाग जाते हैं। और पीछे खड़ी सोनिया इस सब से हैरान ही पूछती है, आदित्य आखिर तुमने ऐसा कैसे किया? वो सभी बंदे बूजी की एंट्री लेवल पर थे, पर वो हार गए तुम्हारे जैसे व्यक्ति से जिसकी स्पिरिचुअल रूट्स तक भी नहीं जागे थे, और तुम्हारी तेजी तो उनके लेवल से भी बहुत ही ज्यादा तेज थी। आखिर तुमने सिर्फ एक दिन में इतनी सारी चीजें कैसे बदल ली? और वो ये बात कर ही रहे थे कि उस पहले दिन की आदित्य की वो बात याद आती है जब आदित्य ने उससे उसका डिसाइपल बनने के लिए पूछा था, जिससे सोनिया को अंदाजा होता है कि शायद उसी दिन ही आदित्य ने अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को किसी तरह से जगा लिया था। और जब उसने उसे उसका डिसाइपल बनने के लिए पूछा था तो वो इस बात से एक्चुअली में काफी सीरियस था। और फिर इस बात से अचानक अपना तशरीफ उठा और सर झुका। सोनिया उसे बताती है, मास्टर मुझे माफ कीजिएगा, पिछली बार मेरे मजाकिया बिहेवियर के लिए, और आज आपने सच में मुझे अपना स्टूडेंट समझ के मेरी जान भी बचाई। पर उसकी तरफ वापस मदद का हाथ बढ़ा। वो बताता है, चिंता मत करो, पहले तुमने मेरी मदद की थी और आज मैंने तुम्हारी मदद की, तो हम दोनों एक ही जैसे हुए। और फिर वहाँ से जाते हुए वह दोनों आपस में बातें कर रहे थे और आदित्य को सोनिया से पता चलता है कि नॉर्मली जो लोग बिना स्पिरिचुअल रूट्स के पैदा होते हैं वो कभी भी स्पिरिचुअल रूट्स को जगा ही नहीं सकते। तो इसलिए जो आज आदित्य ने करके दिखाया था वो पूरी हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ था। और ये खतरनाक रूल को तोड़ने के बाद तो आपने जो अभी करके दिखाया है ये राज से पूरे मैनर में फैलेगा कि हमारे यंग मास्टर आदित्य, जिन्हें 20 साल के होने के बाद भी अभी तक बंदी नहीं मिली, उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को जगा लिया है। ये बात सुनकर तो सभी के सभी लोग ही हैरान हो जाएंगे। शुक्रिया सोनिया, और तुमने मेरी बेइज्जती की या फिर इज्जत। खैर फिर ये बातें करते हुए वो लोग ये मैनर में एंटर कर जाते हैं कि तभी वहाँ का स्टीवर्ट जिया सोनिया के कान को पकड़कर जोर से दबाने लगता है और सोनिया पर चिल्लाता हुआ उसे बताता है, आखिर तुम हमारे लिए मुश्किलें इकट्ठी क्यों कर रही हो? बस क्योंकि एक बार मैडम को तुम्हारी कुकिंग का पसंद आ गई और तुम्हें लगने लगता है कि तुम ज्यादा हवा में उड़ने लगोगी। देखो तुमने हमारे यंग मास्टर के सर्वेंट के साथ क्या किया। कि तभी उसे टोकता हुआ आदित्य बीच में पड़ता है और उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है और उसे एक बात साफ बताता है कि उसके डिसाइपल को कोई बिना वजह ही ऐसे छू नहीं सकता। अच्छा ठीक है, पर मेरा हाथ टूटने वाला है। और तभी वहाँ पर आदित्य पर चिल्लाती हुई ये मैनर के सेकंड मैडम आ जाती है, यानी ये
ये फैमिली की ऑफिशियल सेकंड वाइफ और उसका नाम हम सोनतन रखेंगे। और क्योंकि सोनतन का रिश्ता आदित्य से अच्छा नहीं था, वो उस पर चिल्लाती है कि आखिर वो बेवजह मुश्किलें इकट्ठी क्यों कर रहा है, कि आदित्य उसे साफ बताता है आपके चमचे जाकर एक लड़की को बंदी बना रहे हैं और अब ये निकम्मा स्टीवर्ट भी लोगों को बुली कर रहा है। तो मैंने इसका थोड़ा सा हाथ का झटका दिया। आपको इस बात पर गुस्सा आने लगा, जिस पर सोनतन इरिटेट होती चिल्लाती है कि आखिर आदित्य की ज्यादा चिल्लाने की हिम्मत कैसे हो रही थी कि वहीं पर सोनतन का असली बेटा और वहाँ का सेकंड यंग मास्टर ऐसा था जिसका नाम ये बता, और वो यही बताता आ रहा था कि आदित्य जैसा बंदा उनकी ये फैमिली पर एक बहुत बड़ा दाग है और आज उसने उसके सर्वेंट्स को नुकसान पहुंचाया था, तो उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। पर सोनतन बताती है कि फिलहाल के वक्त नहीं, और अब की और ऐसा देती है कि आदित्य और सोनिया की 3 महीने की सैलरीज को रख लिया जाएगा और जब वहाँ के फैमिली हेड वापस आएंगे आगे का डिसीजन तब लिया जाएगा। और इसलिए आदित्य और सोनिया भी चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि बेवकूफों के साथ बहसने से ज्यादा कुछ होने नहीं वाला था। और यहाँ टाइम बाद ये मैनर के अंदर सोनतन और ये आपस में डिस्कस कर रहे थे कि सुनने में आया था कि आदित्य अचानक से लड़ने में काबिल हो गया था, और ये भी सुनने में आया था कि उसकी अचानक से स्पिरिचुअल रूट्स जाग उठी थी। और अगर इस चीज के बारे में फैमिली हेड को पता चल गया तो हो सकता है कि लोग उसकी इज्जत करना शुरू हो जाए। और ये इस बात पर नहीं मानना चाहता था कि किसी की स्पिरिचुअल रूट्स अचानक से जाग सकती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उसे यकीन था कि आदित्य पक्का मार्शल आर्ट सीख कर आया होगा। पर सोनतन उसे बताती है हमने पहले उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश तो की थी ताकि हम उसकी मौत पर हाथ से का बहाना लगा पाए, पर न जाने कैसे वो हरामजादा बच गया। तो उस पर रोज किसी को नजर रखने के लिए रखो और मेरे पास फिलहाल इतनी अथॉरिटी नहीं है उसे यहाँ से दफा करने के लिए, पर अगर मैनर के बाद उसके साथ कुछ भी होता है वो जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी और इस चीज को एक हादसे के तौर पर गिना जाएगा। यानी यही वो गंदी औरत है जिसने आदित्य को पहले पे मारने की कोशिश की थी। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं किचन एरिया में जहाँ पर सभी काम कर रहे लोग कह रहे थे कि एक ही बंदी सभी लोगों का काम संभालना चाहती थी। और यहाँ अंदर हम देखते हैं सोनिया को जिसने अपने हाथ में न जाने कितने नाइफ्स पकड़ रखे थे और अब उसकी कुकिंग स्किल का लेवल पहले से बहुत ज्यादा हो गया था कि तभी खाने को हवा में उछाल कर वो उसे इतनी तेजी से काट पीटती है कि सभी को देखकर लग रहा था कि ये बंदी पक्का पिछले जन्म में एक प्रोफेशनल असैसिन थी। अरे भाई साहब ये देख तो ऐसी टेक्निक तो निंजा हथौड़ी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यहाँ एक तरफ तो आदित्य मजे से लेट रखा था और सोनिया की लगातार कुकिंग की वजह से उसे लगातार एक्सपीरियंस मिल रहा था और तभी उसका एक लेवल ब्रेक थ्रू होता है और उसे एक स्किल मिलती है आयरन स्टमच, जिससे वो किसी भी चीज को निकल कर उसकी स्किल्स को पा सकता था। और साथ ही अब वो एक और फीमेल डिसाइपल रख सकता था जो देखकर खुशी से उठता हुआ वो भी कहता है और लगता है कि मेरा एक लेवल बढ़ गया। पर खास बात ये नहीं है बल्कि मुझे जो स्किल मिली है आयरन स्टमच, अगर मैं खाने से स्किल्स को पा सकता तो मैं समझ गया हूँ कि मुझे किस जगह पर जाना चाहिए। और हाँ, वो जगह और क्या हो सकती थी बुक स्टोर के अलावा जिनमें लिखी गई स्किल्स को कहकर वो पा सकता था। और अब आदित्य एक बुक स्टोर के अंदर आ जाता है जहाँ पर अलग अलग मार्शल आर्ट्स की टेक्निक रखी थी और वहाँ का ओनर आदित्य का स्वागत करता बताता है कि आखिर ये फैमिली का यंग मास्टर आज यहाँ पर क्या लेने आया था। और आदित्य उसे बताता है कि वो उस दुकान पे मौजूद सबसे शक्तिशाली टेक्निक चाहता था। और आदित्य की जुबानी ये बात सुन वो दुकान का ओनर भी सोचने लगता है हाँ ये बंदा इस चीज का क्या करेगा, मैंने सुना था कि इसके स्पिरिचुअल रूट्स तक भी नहीं खुले, तो आखिर ये मुझसे टेक्निक क्यों मांग रहा है। पक्का जब पिछली बारी पानी में डूबा था इसके दिमाग में तब का ज्यादा पानी भर गया होगा। और फिर वो ओनर अपनी बेटी को कहता है वहाँ पर एंट्री लेवल बूचिंग टेक्निक लाने के लिए। और फिर हम उस ऑनर की बेटी को देखते हैं जिसका कल्टीवेशन इस वक्त बूचिंग स्टेट पे था और उसके नाम को स्नेहा मानकर चलते हैं। और जैसा उसका बाप कहता है वो बिल्कुल वैसी टेक्निक लाकर सामने रख देती है, जिसे देखकर आदित्य बताता है कि उसे यहाँ की सबसे ताकतवर टेक्निक चाहिए थी, न कि ये कमजोर सी टेक्निक। जिस पर चिड़ती स्नेहा बताती है कि अगर आदित्य अगले 5 सालों तक तो वो भी एकदम कमाल की चीज हो जाएगी। पर जब आदित्य टेबल पर सिक्के रखता है बेशक उसकी हिम्मत के सामने दुकान का ऑनर एकदम पिघल जाता है और अब एकदम अपना एटीट्यूड बदल से पूछता है अच्छा तो आपको ये चीज चाहिए थी यंग मास्टर, जाओ स्नेहा हमारी सबसे शक्तिशाली टेक्निक को लेकर आओ। और स्नेहा बिल्कुल वैसा ही करती है और वहाँ से सबसे शक्तिशाली टेक्निक को लाते। वो चिढ़ती हुई एक बात बता रही थी कि जहाँ तक उसे याद था आदित्य एकदम निकम्मा और नाकाबिल था जो इस टेक्निक्स को कभी भी मास्टर नहीं कर सकता। और उसे वो 1 AM की टेक्निक देती। वो बताती है अगर इस टेक्निक को तुम अपने मरने से पहले हासिल कर पाए और अगर उस पल तक मैं जिंदा रही तो मुझे ढूंढने आ जाना, फिर मैं अपनी लातों को हवा में कर अपने सर को पानी में डुबो के रखूंगी, वो भी खुले बाजार में। खैर पर ऐसा कभी भी होगा नहीं। जो बात से आदित्य भी खुश था कि उसे कुछ अलग सा देखने को मिलेगा। और वो शॉपकीपर को बताता है कि ये चीज स्नेहा ने वादा की थी तो उन सभी को इस चीज को याद रखना था क्योंकि वो अभी अभी इस टेक्निक को मास्टर करने वाला था। कि तभी आदित्य उस टेक्निक के स्क्रोल को पूरा घुमाकर अपने मुंह को पूरा बड़ा सा खोलकर उसे सीधा ही बीच में धेस डालता है, जिससे शॉप का ओनर एकदम हैरान था कि माना दुनिया में अलग अलग फैटिश और शौक होते हैं पर टेक्निक का स्क्रोल मुंह में लेना ये कैसा शौक था। और कुछ ही पल में आदित्य उस स्क्रोल को निकल लेता है, जिससे स्नेहा को रियलाइज हो गया था कि आदित्य की टेक्निक तो उससे भी कमाल की थी क्योंकि ये सब कुछ होने के बावजूद भी आदित्य उन्हें ऐसा खुश दिख रहा था जैसे उसने अभी कोई चॉकलेट खाई हो। और कुछ पल बाद उसके साथ भी कुछ अजीब सा होने लगा था। इतना सही तो नहीं लग रहा, मेरी एबिलिटी काम तो कर रही है ना। कि तभी अचानक ही उसके शरीर में कुछ होता है और अचानक ही उसके शरीर से एक अजीब सा ऑरा निकलता है और उस ताकत को स्नेहा और शॉपकीपर दोनों महसूस कर पाते हैं कि उसे एक ही पल में आदित्य उनके सामने से गायब होकर उठता है। और उसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा हो गई थी कि वो फ्लैश और स्पाइडरमैन का मिक्सचर बन गया था कि कभी वो तेज तेज टाउन का चक्कर लगाने लगता तो कभी बंदरों की तरह इधर उधर छलांगे मारकर लोगों की छतों को तोड़ना और फिर वापस से पूरी शुभ यात्रा कर वो उसी दुकान में वापस
वापस आ जाता है और शॉपकीपर भी हैरान होता चिल्लाता है। उसकी माँ का, इसने तो कर दिखाया। अब तो अगर मुझे कोई ये भी बोलेगा संतरे आसमान से गिरते, मैं मान लूंगा। और स्नेहा भी आकर बताती है कि सच में वो अपनी शर्त को हार गई थी और वहाँ मार्केट में नीचे एक पानी की बाल्टी को रखा जाता है और शॉपकीपर स्नेहा को बता रहा था कि उसे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आखिर भले ही वो शर्त हार गई है तो क्या हुआ, ये करने की क्या जरूरत है। जिस पर स्नेहा उस पागल को पूछती है, अगर बातें ऐसी कर रहे हो तो फिर मेरे पैरों को भी छोड़ दो। और वहाँ पर इकट्ठे लोग भी बातें कर रहे थे कि कैसे स्नेहा एक बिना स्पिरिट रूट वाले बंदे से शर्त हार गई थी। और सुनने में आया था कि वो बंदा एक्चुअली में एक ताकतवर टेक्निक को एक ही मिनट में सीख गया। और यहाँ पर आदित्य अपना सर पानी में डूबने वाली स्नेहा के पास आकर उसे रुकने को कहता बताता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हारी कोई भी हॉबीज है या फिर तुम्हारे पास कोई स्पेशल स्किल्स वगैरह है। और उल्टी हवा में टंगी स्नेहा को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर ऐसे टाइम पर आदित्य उससे ये बात क्यों पूछ रहा था। और फिर कुछ पल बाद पूरा सीधा होकर स्नेहा उसे बताती है कि वो कोई मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं है पर उसे लिखना और पेंटिंग करने काफी अच्छे से आती है, जो बात आदित्य के लिए काफी थी। और वो उसे बताता है तो क्या तुम मेरी चेली बनना चाहोगी, और अगर तुम हाँ करती हो तो मैं आज के इस शर्त के बारे में भूल जाऊंगा। जिस पर स्नेहा पूछती है, ठीक है तो फिर तुम मुझे कौन सी मार्शल टेक्निक सिखाओगे। नहीं, मार्शल टेक्निक तो कोई नहीं सिखाऊंगा, बस अपनी राइटिंग और पेंटिंग पे ध्यान देना। क्या अजीब मास्टर मिला मुझे। खैर, और अब अपनी दूसरी चेली को प्राप्त करने के बाद आदित्य जंगल से जाता हुआ बातें कर रहा था कि उसने ज्यादातर बुक्स को पहले से बचा लिया था, पर स्किल का कूल डाउन सच में बहुत ज्यादा था, जिससे उसे ज्यादा स्किल्स पाने के लिए वेट करना पड़ेगा। और पर वो अपना मुंह खोलकर एक और किताब का स्क्रॉल बना उसे खा लेता है कि न जाने उसे कोई अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था कि उसके पीछे हम देखते हैं एक अजीब से मॉन्स्टर व्यक्ति को, जो कि न जाने क्यों कुंफू पांडा का ताइलंग लग रहा था। और वो सस्ता ताइलंग आदित्य पर वार करता है, सामने की सारी जमीन को तहस नहस कर देता है। और दूर ही जंगल में इस चीज को देखते हैं हम देखते हैं येबा और उसके साथ है एक आदमी को। और वो आदमी येबा को बता रहा था कि जिस मॉन्स्टर को उसने हमला करने के लिए भेजा था वो वूचिंग की माइनर स्टेज पे था, जिससे बिना स्पिरिट रूट का बंदा कभी भी नहीं हरा सकता। और येबा के साथ ये बंदा डीमन सप्रेशन डिवीजन का वार्डन था, जिसका वूचिंग लेवल थोड़ा हाई था। और येबा बताता है कि वो बहाना लगाएंगे कि एक डीमन ने आजाद होकर आदित्य को मार दिया था और फिर वार्डन चैन ने सही टाइम पर पहुंचकर उस डीमन को संभाल दिया था। और वो ये बातें कर ही रहे थे कि उनके पीछे से एक आवाज से पूछती है, तुम दोनों के प्लान तो काफी सही है पर आखिर इसमें मना कौन है। और वो दोनों ही जगदम है, आदित्य को अपने पीछे देख डर जाते हैं और उससे अपनी दूरी बना लेते हैं। और वार्डन हैरान होता सोच रहा था कि आखिर ये बच्चा एक वूचिंग रैम के डेमन के हमले से कैसे बच गया, और वो खुद उस डेमन से ताकतवर वन रैम में था और ये उनके पीछे भी चुपके से कैसे आ पाया। और इसलिए घबराए हुआ वार्डन ये बात से पूछ रहा था कि क्या आदित्य के पास सच में कोई स्पिरिट रूट नहीं है या फिर ये कोई मजाक हो रहा है। पर यहाँ पर यह बात तो पहले से ही बहुत ही घबरा चुका था कि आदित्य उसे बताता है, ये बात तुमने पहले मुझे डुबाने की भी कोशिश की थी ना, पर आज तो तुमने साफ साफ मुझे मारने की कोशिश की है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। और ये बात जो कि एकदम घबरा रखा था डर से चिल्लाता पूछता है कि आखिर वो वूचिंग लेवल का डीमन कहाँ पर गया। जिस पर वार्डन उसे इशारा देता सामने देखने को कहता है। और ये बाकी था ये देखकर हालात और भी टाइट हो गए थे कि आदित्य ने उस डीमन को इतने कम पलों में पहले से हरा दिया था। और अब वार्डन भी समझ गया था कि आदित्य एक्चुअली में ताकतवर था, इसलिए वो खुद जाकर उस पर हमला करने को टूट पड़ता है ताकि फिर आदित्य को मारकर इस बात को दबाया जा सके। और उसके हमले को आसानी से ढोस कर आदित्य बताता है, तो तुम वन रियम में हो तो तुम्हें हराने के बाद तो मुझे काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। पर वार्डन उस पर लगातार मुख्य चला था बता रहा था कि कुछ दिनों का वेकन बंदा कभी भी उसका लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा, जो पाने में कईयों को तो 10 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। पर खैर उसकी बातें जितनी बड़ी थी उतने उसकी ताकतें नहीं, क्योंकि आदित्य उसके आ रहे हर एक हमले को आसानी से रोक लेता है और उल्टा एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे वार्डन एक ही पल में दूर पटक कर गिरता है। और अब एकदम हैरान हुआ सोचने लगता है, आराम साथ ये मैंने मुझे बताया था कि इस आदित्य के पास सिर्फ मार्शल आर्ट्स की स्किल्स हैं, पर यह तो मेरे सामने भी इतना ज्यादा ताकतवर है, यह सिर्फ वेकने की नहीं हो सकते। और यहाँ पर उस लंगड़ा रही चैन की तरफ बढ़ता आदित्य असली ताकत का रीजन जानता बताता है। लगता है कि जो मैंने कल किताबें खाई थे वो सच में ही काफी फायदेदार थे। लड़ाई के दौरान भी ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इन मूव्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रखा था। और यहाँ पर वार्डन सोच रहा था कि वो पक्का आदित्य को हरा तो नहीं सकता, तो इसलिए बस उसे कुछ कर उसे भागने की कोशिश करनी चाहिए और अपने शरीर की सारी एनर्जी का इस्तेमाल बस अपने शरीर को हल्का कर वहां से भागने के लिए करना चाहिए। और फिर वैसा ही बिल्कुल अपनी एनर्जी को छोड़कर वार्डन पूरी तेज दुमदुबाता वहां से भागने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है तो आदित्य अभी भी उससे काफी पीछे था। मैं एक ही पल में से इतना आगे आ गया, तो अगर ये चूजा तेज भी हुआ ये कम से कम मुझे नहीं पकड़ पाएगा। पर उसे पल आदित्य उसके पीछे से गायब हो सीधा ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वार्डन की पटकर हाथ में आ जाती है और भागते हुए हवा में ही उसका सर पकड़ आदित्य अपनी खाई गई किताब से एक और कमाल की स्किल का इस्तेमाल करने का सोचता है और फिर उस ताकतवर स्किल का इस्तेमाल कर वो उसके सर को जोर से जमीन में धीस देता है। और ये हिट तो बहुत ही ज्यादा जोर की थी कि वार्डन कुछ भी कर वहां से भाग तक भी नहीं सकता था। तब उसके पास बचने के लिए एक स्किल बच रखी थी, वो था बातों को घुमाने की। और बिल्कुल
बिल्कुल वही घटना वो आदित्य को बताने लगता है। और मेरे छोटे आका मुझे माफ कर दीजिए, और साथ ही साथ शायद आपको पता ना हो पर मैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल में से हूँ, अगर आपने मुझे मार दिया तो आप भी मुश्किल में आ सकते हैं। जिस पर आदित्य भी कहता है मतलब तुम सरकारी हो, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम काफी अच्छे इंसान हो जिनका काम हमारी रक्षा करने का होता है। और यही कहकर अगले पल आदित्य उसके सामने से गायब हो गया था और उसके औरत तक को भी वहाँ से गायब होता देख बोर्डन जन को कुछ पलों की उम्मीद आती है कि शायद सच में ही वो उससे घबराकर भाग गया था, पर उसके अगले पल ही वो अपने सामने किसी के खड़े होने के एहसास को महसूस करता है और सर को ऊपर कर वो देखता है कि वो आदित्य ही था जिसने अपने हाथ में उसी टाइगर डीमन के क्लोज पकड़े हुए थे। और बोर्डन जन शायद समझ गया था कि आदित्य का शायद प्लान था उसकी मौत का बाद में सारा नाम उस डीमन पर लगाने का, और इसलिए डरा हुआ वो चिल्लाने लगता है। बेवकूफ क्या करने की सोच रहा है, मुझे मारने के बाद तुम्हें सिर्फ मुश्किलें सहनी पड़ेगी, और ये बात मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। और कुछ समय आदित्य उसे बताता है तुम अपने आप को ऑफिशियल बुलाते हो और तुम इस कत्ते येबा के साथ काम कर रहे थे और एक मासूम को मारने की कोशिश, और बिल्कुल येबा के प्लान की तरह ये माना जाएगा कि डेमन ने तुम्हें मार दिया था और फिर मैंने आकर डेमन को मार दिया, तो तुम्हें तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। और फिर अगले पल का इंतजार न करता वो उसे मार देता है। और यहाँ पर येबा जो कि भाग कर घर आ गया था अपनी माँ सौतन को सारी बातें बता देता है कि कैसे कैसे क्या हुआ था और उनका प्लान फेल हो गया था, पर क्योंकि वो पहले ही वहां से भाग गया था उसने लड़ाई का अंत खुद की नजरों से नहीं देखा था कि जब ये वहाँ अपने घर की खिड़की से बाहर देखता है वो देख पाता है कि जहाँ पर चैन होना चाहिए था वहाँ खड़ा था आदित्य, जिससे पता लगता था कि बोर्डन चैन को उसने हरा दिया था और अब ये वक्त भी उससे सावधानी रहना पड़ेगा। और एकदम डरे है ये वक्त का चेहरा इस वक्त चूज है आम से भी ज्यादा बुरा दिख रहा था, पर उसकी माँ सौतन उसे शांत करती बताती है कि अगर सिर्फ ये बा आदित्य के स्पिरिचुअल रूट्स को चुराने के बाद अच्छी तरह अपने आप को ट्रेन करता तो आज वो टूरियम तक पहुंच गया होता और आज उसे इसने कमर से डरने की जरूरत भी नहीं होती, जिससे शायद पता लगता था कि आदित्य के पीछे स्पिरिचुअल रूट्स ना होने का कारण भी शायद यही दोनों थे। और ये अपनी माँ को बताता है कि उसने पहले से अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर दी थी तो गवर्नमेंट जल्द ही मर्डर के केस में आदित्य को पकड़ लेगी, पर सौतन इस बात पर बताती है कि आदित्य ने पहले से ही डेमन सप्रेशन डिवीजन में बात की थी और उन्हें ये बताया था कि वार्डन चा डेमन द्वारा मारे गए थे और वार्डन चा के शरीर के ऊपर उन क्लॉज का निशान देखकर इसी बात का ही सबूत बनता था। और उन्हें एक बात तो यहाँ पर कंफर्म हो गई थी कि उसने अपनी स्पिरिचुअल रूट्स को भी चुका लिया था और ऊपर से उसके पास एक अलग ही तरह का टैलेंट था, तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आदित्य को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा उससे पहले वो और भी ताकतवर हो जाए। और सौतन ने अब ये कोई काम किया था 24 घंटे किसी एक व्यक्ति को आदित्य पर नजर रखने के लिए, और वैसा ही ये भी कर रहा था। और यहाँ पर आदित्य एक बाल्टी में कुछ मछलियां डाले उन्हें ही पकड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि सिस्टम उसे फिशिंग से एक्सपीरियंस देगा, पर सिस्टम में ये थोड़ी ना लिख रखा था कि उसे तालाब से ही मछलियों को पकड़ना होगा, और इसी चीज को वो कंफर्म करना चाहता था। और बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता है, जब उस बाल्टी से भी अपनी मछली को पकड़ता है उसे 4 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर यह वो आदमी भी जाकर उसे बताता है कि आदित्य सारा दिन बस टाइम पास करता था या फिर दुकान से मछलियां खरीद कर उसे बाल्टी में डालकर पकड़ता था, और ना ही वो कोई सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहा था और ना ही ताकतवर बनने के कोई अलग तरीके का इस्तेमाल, जिस बात से चिढ़ता गुस्से में यह बात चिल्लाता है आखिर ये कैसे दुविधा, जब मैं कुछ नहीं करता तो मेरा प्रोग्रेस आगे क्यों नहीं बढ़ता, और जब ये कुछ नहीं करता तो इसकी ताकत इतनी जल्दी कैसे बढ़ाई है। ये पक्का कुछ तंत्र मंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहा है जिसका पता मुझे लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ आदित्य की तरफ वो देखता है एक पॉपअप नोटिफिकेशन का जहाँ पर साफ साफ बताया था कि उसकी फिशिंग स्किल 6 लेवल की हो गई थी, तो उसके पास अब चांस था स्पेशल एट्रीब्यूट्स वाली फिशेस को पकड़ने का, पर अब उसे एक हाई लेवल के फिशिंग एरिया पर जाना पड़ेगा कि तभी वहाँ पर एक आदमी आदित्य के लिए एक लेटर लेकर आता है, जिसे देखकर आदित्य को लगता है कि शायद ये कोई लड़की का होगा जो कि उसे एक्चुअली में सीक्रेटली पसंद करती होगी, पर इतने टाइम से पक्का वो अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखी होगी। और जब वो उसे खोलकर पढ़ता है तो वहाँ पर डेमन सप्रेशन डिवीजन सिलेक्शन के बारे में लिखा हुआ था, जिससे पढ़ आदित्य भी खुश होता कहता है यह तो बहुत ही सही चीज हो गई, अब हमें इस सप्रेशन डिवीजन का वार्डन मेरे हाथों मारा गया था तो पक्का वो लोग मुझसे पूरी नफरत करते होंगे, और शायद ये भाई अगर उसकी माँ के चाल हो सकते हैं, पर इस मौके पर मैं ना तो बिल्कुल नहीं करने वाला। और फिर टाइम बाद हम आदित्य को सोनिया के साथ बैठे देखते हैं जो कि उसे बता रही थे कि डेमन सप्रेशन डिवीजन सिलेक्शन जल्द ही आने वाली थी, तो फिर आखिर मास्टर बिना कोई ट्रेनिंग या प्रैक्टिस किए बस आराम से बैठे क्यों हुए थे जबकि उन्हें फिलहाल के वक्त ट्रेन होना चाहिए था। पर आदित्य बताता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी फैमिली स्टेटस के साथ ये लोग मुझे इतना अच्छा मौका देना चाहेंगे, और जब कोई बात सच में बहुत ही अच्छी लगती है तो हमें हमेशा जान कर रखना चाहिए कि उसके पीछे कोई चाल हो सकती है। जिस बात पर सोनिया एग्री तो करती है पर पूछती है कि आखिर मास्टर फिर से पागलों की तरह हवा में अपनी उंगलियां क्यों कर रहा है, कि आदित्य उसे बताता है कि उसे इतना तो नहीं पता कि आखिर डेमन सप्रेशन डिवीजन में उसे किस तरह के विरोधी से लड़ने के लिए मिलेगा, पर एक बात तो पूरी पक्की थी कि उसे भी बिल्कुल तैयार होना पड़ेगा कि तभी आदित्य को नोटिफिकेशंस आते हैं कि सोनिया का कुकिंग टैलेंट बढ़ गया था और उसका स्पेशल टैलेंट भी चेक किया था, और अगर आदित्य सोनिया को वो टेक्निक सिखा देगा तो सोनिया अपने बनाई गई डिशेस में एक अलग तरह की एनर्जी को डाल पाएगी जिसे खाने से यूजर के सभी स्टैट्स वगैरह बढ़ सकते हैं। पर आदित्य इस बात से कंफ्यूज था कि आखिर उसे सोनिया को ये स्किल्स देनी कैसे थी कि तभी ऊपर हवा में उसे एक चमक सी रोशनी दिखाई देती है जिसे आदित्य पकड़ सकता था, तो
ये एक तरह का स्किल पॉइंट की तरह था जिसे उसे सोनिया के अंदर डालना था। पर खैर ये चीज बोलने में काफी अजीब हो जाएगी, तो बस आदित्य चुपचाप उस स्किल पॉइंट को लेकर सोनिया के सर पर लगा देता है, जिससे सोनिया के पास वो एबिलिटी चली जाती है। पर सोनिया को अपने मास्टर की ये हरकत बिल्कुल भी समझ नहीं आती और वो शर्माती पूछती है कि आखिर मास्टर ये क्या अजीब सी हरकतें कर रहे थे कि तभी जोर एस बेस आदित्य ने उसके दिमाग में डाली थी। वो धीरे धीरे कर अचानक से सोनिया सीखने लगती है और अगले पल आदित्य देखता है कि सोनिया उसकी सीट से गायब थी और वो वहाँ से भागती जाती बताती है, मास्टर मेरे दिमाग में न जाने क्यों अलग अलग रेसिपीज आ गई, मुझे फटाफट इन्हें बनाना पड़ेगा उससे पहले मैंने भूल जाऊं। और यहाँ दूसरी तरफ उसे नोटिफिकेशंस आते हैं कि स्नेहा की स्किल्स भी काफी बढ़ रही थी और अब वो ऐसे स्क्रॉल्स को बना सकता था जिनमें स्पेशल इफेक्ट्स होंगे और इन स्क्रॉल का इस्तेमाल कर वो बिना नोटिस हुए इधर उधर जा सकता था। और आदित्य तो सच में लकी था क्योंकि उसके डिसाइपल्स सच में बहुत ही मेहनती थे और फिर उसका सब सिस्टम भी खुल जाता है जिससे अब उसके डिसाइपल्स अपनी क्रिएशंस को शेयर कर सकते थे और आदित्य की इन्वेंटरी में सेव कर सकते थे। और फिर अगले दिन उस डेमन सब्रेशन जगह में जाने से पहले आदित्य अपनी दोनों ही चेलियों को बुलाकर उन्हें बाय करता है और एक्चुअली में उन दोनों ने उन्हें अपनी अपनी क्रिएशंस बनाकर दी थी जिसे आदित्य ने पहले इस सिस्टम में स्टोर कर लिया था। और स्नेहा और सोनिया आपस में बातें कर रही थी कि सच में उन्हें जो मास्टर मिला था वो सभी से ही अलग और एक अजीब सा बंदा था। और फिर आदित्य पहुंच जाता है डेमन सब्रेशन डिवीजन में जहाँ एंट्रेंस पे उससे वही रिकमेंडेशन लेटर मांगा जाता है जो कि उसकी ओर भेजा गया था। और आदित्य का लेटर देखकर उसका नाम पढ़कर वो सभी लोग जान जाते हैं कि यह तो वही हरामजादा था जिसके कुछ टाइम पहले स्पिरिचुअल रूट्स भी एक्टिवेट नहीं होती थे। और आदित्य वहाँ पर इकट्ठे हुए सभी लोगों से आ रहे उसके लिंक टेंट को साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि वो सभी के सभी लोग ही उसके बारे में सिर्फ बुरा भला सोच रहे थे और वो सभी उसे यहीं पर मारना तक भी चाहते थे। पर खैर बने गए रूल्स की वजह से ऐसा नहीं कर सकते थे। और आदित्य भी अपने मन में सोच रहा था कि ये बार उसकी मां ने पक्का इन लोगों को खबरें बता दी होगी। और भले इस वक्त डेमन सप्रेशन डिवीजन के पास उसके खिलाफ कोई भी पक्का सबूत तो नहीं था, पर यह बात तो पक्की थी कि वो पूरी डिवीजन का ही दुश्मन बन चुका था। और तभी वहाँ पर आवाज आती है कि यंग मास्टर लियान आ चुके हैं और फिर सभी लोगों का ध्यान उस सहायक यंग मास्टर लियान पर चला जाता है जो कि वहाँ से बाहर से आया था। और सभी लोग तो उसके नाम को जानते थे सिवाय आदित्य के। जब आदित्य पूछता है कि ये बंदा कौन है, वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम खैर हम आदि रख सकते हैं और वो इस वक्त वन रियम में था। आदि आदित्य को बताता है कि उनके सामने आया वो बंदा लियान फैमिली का यंग मास्टर था जिसे बाकियों से ज्यादा जीनियस माना जाता था। और सुनने में था कि वो बाकियों से पहले वन रियम में पहुंच गया है कि आदित्य आदि को देखकर कहता है, ओह तुम तो कहानी के साइड कैरेक्टर की तरह हो जो बाकी आए गए नए कैरेक्टर्स के रोल्स को समझाता है। खैर यहाँ पर लियान फैमिली का यंग मास्टर अपने बातों से हवा में उड़ ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक और नमूना आता है जो लियान को धकेल कर दूर फेंकता है। और अब उसे देखकर तो लोग उसकी तारीफें करने शुरू हो गए थे कि ये तो चियान फैमिली का यंग मास्टर था जो वन रियम में आए गए न्यू कमर्स में सबसे काबिल था और उसने एक ग्रेट डेमन को काट कर उसका स्पिरिचुअल कोर तक हासिल किया था। और पीछे खड़ा लियान भी इस बात से फ्रस्ट्रेटेड था कि वो इस बंदे से पंगा नहीं ले सकता। यहाँ पर चियान फैमिली का यंग मास्टर कह रहा था, अगर मैं सिर्फ एक और डेमन स्पिरिट के स्पिरिचुअल कोर को ले पाऊं तो मैं कुछ कर दूसरे रियम तक पहुंच जाऊंगा। कि वो ये बड़ी बड़ी बातें कर ही रहा था कि उसे अपने पीछे एक बड़ा प्रोसेस महसूस हो रहा है और उसके पीछे हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े आदमी को जो चियान फैमिली का यंग मास्टर को उसके रास्ते से दफा होने को कह रहा था। और चियान फैमिली के यंग मास्टर के भी उस बड़े आदमी को देखकर हालात एकदम टाइट हो गए थे और वो बिना कुछ बकवास किया उस मोटे गैंडे का रास्ता बनाने के लिए साइड हो जाता है। और आदित्य ये देखता पूछ रहा था कि आखिर अब ये नया सांड कौन था जिसके सामने ये यंग मास्टर चियान तक भी नहीं बोल रहा था। जिस पर आदि उसे बताता है कि ये बंदा फेमस नॉर्थर्न जायंट स्पिरिट मेंशन से आया था और उस जगह के सभी लोग ही काफी बड़े और शक्तिशाली होते हैं और ये उनकी जगह से पिछले साल का सबसे काबिल डिसाइपल था। और ये उन कुछ लोते न्यू कमर्स में से था जो पिछले साल ही दूसरी रियम तक पहुंच गए थे। तो बेशक एक दूसरी रियम का बंदा काफी ताकतवर होगा कि तब उन सभी को अनाउंसमेंट होती है कि लेडी जियाओ आ चुकी है। और फिर वहाँ पर सभी महसूस करते हैं वह खतरनाक शक्तिशाली राक्षस के पैरों के कदमों को जिसका भयंकर ओरा हर जगह ही फैल रहा था। और वो मोटा भय इसको महसूस कर सोच रहा था, इतना भयंकर ओरा आखिर ये चीज किसकी ताकत हो सकती है, क्या ये एक ग्रेट डेमन है। और यहाँ पर आदित्य भी महसूस कर पा रहा था कि ये प्रेशर एक्चुअली में बहुत ही भयंकर था जिसे वो तो संभाल पा रहा था। पर उसके सामने ही खड़े हुए आदि के एकदम बुरे हाल हो गए थे कि वो उसे इस नए व्यक्ति के बारे में बताने की हालात तक में भी नहीं था। कि वहाँ पर फिर आदित्य देखता है कि उनके सामने एक बहुत ही विशाल व्हाइट टाइगर मौजूद था जो कि थर्ड रियम का ग्रेट डेमन था। और इतना तो सभी जानते थे कि थर्ड रियम कितनी ज्यादा ताकतवर होती है। और उसी के ऊपर वो ध्यान से देखता है कि एक लड़की उस भयंकर डेमन की सवारी कर रही थी। और फिर हम उस सुंदर सी लड़ी को देख पाते हैं जिसने न जाने क्यों अपनी आंखों को ढक रखा था और लाल से कपड़े डाल रखे थे। और सिपाहियों एक बात याद रखना, जो डाले रंग लाल वो बिस्तर में करते कमाल। खैर वो लड़ी थी जिहाओ यूही जो जिहाओ फैमिली की डेमन मास्टर ब्लड लाइन में थे और वो इस वक्त सेकंड ईयर में थे। पर खैर हम इस लड़ी को बुलाएंगे मुस्कान। और सभी लोग उस डेमन से डरे भागने लगते हैं जिसकी मुस्कान सवारी कर रही थी। और सामने खड़े मोटे के तो एकदम हालात टाइट हो गए थे जब वो थर्ड रियम का डेमन बेस उसे सूंघने के लिए उसके नजदीक बढ़ता है। पर फिर चुपचाप उसे सूंघकर अपनी राह पे आगे बढ़ जाता है। और वो मोटा नीचे डरा बस सोच रहा था,
इतना खतरनाक डीमन बीस्ट आखिर इस औरत ने उसे कैसे पाल लिया? और आदित्य पीछे से नजारा देखता सोच रहा था कि जिस छोटे टाइगर से वो लड़ा था वो इस शेर के सामने तो कुछ भी नहीं था, और अगर ये ग्रेट टाइगर चाहे तो वो इस वक्त हर एक जगह को अकेले तबाह करने की शक्ति रखता है। और अब क्योंकि आदि भी होश में आ गया था, आदित्य उससे पूछता है तो ये जिहाओ फैमिली की लेडी कौन है जो इतने भयंकर एक ग्रेट टाइगर डीमन को पाल सकती है? जिस बात पर आदि उसे बताता है ये साउथर्न एरिया की खतरनाक जिहाओ फैमिली है जिनकी ब्लड लाइन बहुत ही घातक है। इनके पास डेमन मास्टर स्पिरिचुअल ब्लड है जिसकी मदद की बदौलत ये दुनिया में कोई भी मौजूद रियल बीस्ट को कंट्रोल करते हैं। और कहा तो जाता है कि इनकी फैमिली का हेड बहुत ही खतरनाक है जो एक 10th रैंक के फीनिक्स बीस्ट की सवारी कर सकता है। और कहा तो जा रहा था कि टाइम के अकॉर्डिंग उनकी ब्लड लाइन काफी कमजोर पड़ रही थी जब तक इस लड़की का जन्म न हुआ जिसने जिहाओ फैमिली की ब्लड लाइन को फिर से ताकतवर बना दिया। और इस आए गई लेडी को अपनी जनरेशन का एक बहुत बड़ा जीनियस माना जाता है। और आधे उल्टी उल्टी बातें करता कहता है जरा सोचो तो सही, ये सुंदर होटी पक्का भविष्य में 10 रैंक की ग्रैंड मास्टर बनेगी। अगर मेरे जैसे बंदे के साथ शादी हो जाए हमारे बच्चे कितने ताकतवर होंगे उसकी वजह से, पर फिर भी उससे मजे तो मुझे आएंगे ना। और फिर आदित्य वहाँ देखता है कि उस रैंक एरिया के अंदर तो बहुत से लोग इकट्ठे हुए थे और वहाँ पर हर जगह पर अलग अलग टाइप की बुद्धा टाइप की मूर्तियां लगा रखी थी। और आदित्य को समझ नहीं आता कि आखिर इन मूर्तियों का यहाँ पर काम क्या था। जिस बात पर आदि बताता है कि कहा तो जाता है कि हर एक मूर्ति के अंदर डिवाइन पावर है जो नजदीकी डीमंस को यहाँ से दूर रखती है। जिस पर आदित्य पूछता है कि क्या इस दुनिया में इंसान डीमंस और इमोर्टल्स मिलकर रहते हैं? जिस पर आदि बताता है कि मिलकर तो कोई नहीं रहता और इमोर्टल्स का उसे पता नहीं, पर इंसानों और डीमंस के बीच में आपस में काफी दुश्मनी है। और आदित्य एकदम कंफ्यूज था कि आखिर उससे कौन सी डीमन केव के अंदर जाना था। जिस पर आदि बताता है कि उन्हें मेन ऑफिसर के पास जाकर अपनी रैंक को चेक करवाना था। उसके बाद तुमने अपनी रैंक के मुताबिक ही उसी रैंक के डीमन केव में जाना पड़ेगा। जैसे 1 रैंक के लोग 1 रैंक में जाएंगे और सेकंड के सेकंड में। और फिर वहाँ पर आदित्य मुस्कान की तरफ इशारा करता पूछता है कि क्या ये लड़की इस वक्त सेकंड रैंक में जा रही थी? पर आदि ये देखता हैरान होता चलाता है कि नहीं, ये बावली लड़की सेकंड रैंक में नहीं बल्कि सीधा ही 3rd रैंक में जा रही थी जो कि एक बहुत बड़ी पागलपंती थी। वेल, सिपाहियों कहा था ना मैंने, लड़की जो डाले कपड़े लाल कर दे बवाल। खैर, पर अब ये कितने कर मजे हमें दे पाएगी, मेरा मतलब कितने कर शक्तिशाली ये होगी। ये मुस्कान को लेवल 3 की केव में जाते देखते हैं। डीमन सप्रेशन डिवीजन के आदमी भी बातें कर रहे थे कि क्या ये चीज सच में सीरियस थे कि भले ही एक व्यक्ति जीनियस था पर वो अपने से एक लेवल ज्यादा की केव में एंटर कर रहा था जो चीज सबसे ज्यादा रिस्की होती थी। पर दूसरा आदमी पहले को बताता है कि जिहाओ फैमिली ब्लड लाइन के ये बंदी सेंचुरीज में पैदा होने वाली जीनियस है और उसने अपनी ब्लड लाइन को पूरी तरह से प्राप्त किया था और ये पक्का अपनी बाउंड्री के लिमिट्स के पार जा सकती है और एक हाई लेवल के डीमन को मार सकती है। और आज आए गए सभी न्यू कमर्स में से मुस्कान वो लौटी थी जो ये चीजें करने के काबिल थे। और आदित्य और आदि भी इन बातों पर मुस्कान की तारीफ कर रहे थे। और आदि बताता है कि वो दोनों ही मुस्कान की बराबरी के बिल्कुल नहीं है और क्योंकि वो दोनों ही लेवल 1 पे थे तो उन्हें फटाफट 1 रैंक की डीमन केव में जाना होगा। डीमन सप्रेशन के आदमी बताते हैं कि आदित्य भी वहाँ से 3rd रैंक की डीमन केव में जाएगा क्योंकि उसके लिए यही लिखा गया है। पर आदित्य की चिंता में आदि आगे आता बताता है ऑफिसर आपको कोई गलती हुई होगी, आदित्य भी मेरी तरह लेवल 1 में है और उसे यहाँ से 3rd रैंक में भेजना ये तो साफ साफ मौत का, ये तो बस साफ साफ उसे उसकी मौत की तरफ भेजना हुआ। पर यह बात सुनता कि उस समय डीमन सप्रेशन का वो आर्मी अपनी तलवार को बाहर निकालता बताता है ऑर्डर्स के खिलाफ कोई नहीं जा सकता और जो भी न्यू कमर डीमन सप्रेशन डिवीजन के ऑर्डर को नहीं मानेगा उसे यहीं पर मार दिया जाएगा। और आदित्य भी बीच में पड़ता बताता है कि उन्हें आदि पर चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर डीमन सप्रेशन चाहते हैं तो वो उस 3rd रैंक की केव में जाने को भी रेडी था और वो भी बिल्कुल वहाँ से 3rd रैंक की केव की तरफ बढ़ने लगा है। और सभी लोग सच में बातें कर रहे थे कि आखिर डीमन सप्रेशन डिवीजन क्या चाहती थी जो एक 1 रैंक के बंदे को 3rd रैंक की केव में भेज रहे थे। और सभी को पहले ही अंदाजा हो जाता है कि पक्का आदित्य का इन डिवीजन वालों के साथ बिल्कुल अच्छा रिश्ता नहीं होगा और वो बस आदित्य को मरवाना चाहते थे। और मुस्कान भी आदित्य को सेम उसके जैसे 3rd लेवल की डीमन केव में जाते देखते कहते हैं जहाँ इसके साथ जबरदस्ती हुई है इस बंदे की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जब बिना डरे मेरी बराबरी की केव में जा रहा है। पर अब शायद इसकी फैमिली को बस इसकी मौत का नोटिस ही जाएगा। और बस ही अलग अलग राहों से वो दोनों ही 3rd रैंक की केव में अलग अलग एंटर कर जाते हैं। और वहीं डीमन केव के अंदर मौजूद हम देखते हैं कुछ अजीब से रैट मॉन्स्टर्स को जो आपस में बातें कर रहे थे कि उन्हें कहीं से तो किसी इंसान की स्मेल आ रही थी जो अभी सिर्फ 1 रैंक में ही था। तो इसलिए उन्हें फटाफट बाकी फोर्सेस को बुलाकर उसे ढूंढना था कि वहीं पर एक स्क्रॉल का इस्तेमाल कर आदित्य भी छुप रखा सोच रहा था। स्क्रॉल की वजह से मैं छुप तो काफी अच्छे से पाया हूँ पर फिर भी इन रेड डीमंस के नाक और कान काफी तेज है तो मुझे बस इनसे छुपने के लिए टाइम टू टाइम अपनी लोकेशन चेंज करनी होगी। और वहीं पर वो अपनी इन्वेंटरी में देखता है सोनिया का बनाया गया ढेर सा खाना जिन्हें खाकर उसे एट्रीब्यूट बूस्ट मिलेगा और जितना वो खाएगा उसके एट्रीब्यूट्स उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो डिसाइड करता है फटाफट अपने स्टैट्स को बढ़ाने का। और अब 4 दिन बाद लगातार वो खाना खाकर अब उसका अटैक, डिफेंस और स्पिरिट एनर्जी पहले से 50-50% बढ़ गए थे और फिलहाल की इतनी ही लिमिट थी। और अब वो 2 रैंक में आ चुका था और साथ ही नोटिफिकेशन आता है कि सोनिया एक मास्टर शेफ बन चुकी थी और आगे का कुकिंग एक्सपीरियंस पाने के लिए उसे हायर ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। और साथ ही स्नेहा का स्टेटस भी बढ़ गया था और उससे भी हाई क्वालिटी का पेपर का इस्तेमाल करना होगा और भी एक्सपीरियंस पाने के लिए। और अब आदित्य जानता था कि अब वो भी ज्यादा देर तक अपनी ताकत को नहीं छुपा सकता। पर प्रॉब्लम ये थी कि इस वक्त वो 2 रैंक में था और बाहर ये छोटे रैट मॉन्स्टर्स भी कम से कम भी 2 रैंक में पक्का थे। तो वो डिसाइड करता है कुछ टाइम के लिए वहीं रुक कर पास
उसी मौजूद पानी में फिशिंग कर कुछ और एक्सपीरियंस प्राप्त करने का। ये एक तरफ वो रैट मॉन्स्टर्स अपने सामने आ रहे विरोधी यानी मुस्कान की तरफ लगातार तेजी से हमले करते हैं, पर न जाने क्यों वो रैट मॉन्स्टर देखता है कि उसी का ही साथी मुस्कान को बचाने के लिए बीच में आ रहा था और वो अपने साथी से पूछता है कि आखिर वो इस इंसानी औरत की मदद क्यों कर रहा था। कि फिर मुस्कान की नजरों से वो देख पाता है कि एक्चुअली में किसी तरह से मुस्कान ने एकदम उसके साथी को माइंड कंट्रोल कर रखा था। वो उसके साथी को अपने इशारे में चला रही थी। वो डीमन रैट समझ जाता है कि ये बंदी पक्का डीमन कंट्रोल ब्लड लाइन से थी और तभी उसी रैट के पीछे से उसके ही बाकी कुछ और साथी आकर उसे मार देते हैं। कि यहाँ पर मुस्कान पर हमला करने के लिए वहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत ही सारे रैट मॉन्स्टर्स का झुंड आ जाता है और यहाँ पर मुस्कान को उनका भी कोई डर नहीं था और फिर अपनी आंखों की पट्टी को उतारती वो अपनी शरिंगन का गेंजित्सु या फिर कहूँ अपने डीमन ब्लड लाइन टैलेंट का इस्तेमाल कर फिर से उन रैट्स पे कंट्रोल पाकर उनकी आपसी लड़ाई करवाना शुरू हो जाती है। और अब एकदम बबला बैठे वो रैट मॉन्स्टर्स बस लगातार आपस में एक दूसरे पर वार कर एक दूसरे को मार रहे थे और उनकी लड़ाइयों को देखते मुस्कान कहती है इनके जैसे 2 रैम के डीमंस को संभालना काफी आसान है कि मुझे बिल्कुल मेहनत तक भी नहीं करनी पड़ेगी। तभी उसके रास्ते पर रोकती हुई उसे पीछे से एक आवाज आती पूछती है तो तुम्हारी नजरें हमें कंट्रोल कर पाती है ना, तो फिर आप बताओ कि तुम हम जैसे अंधे मॉन्स्टर्स पर कैसे वार करोगे। और ये बात करने वाले वो दोनों सेकंड लेवल के एकदम अंधे डीमंस थे और उन दोनों भाइयों में से एक जगदम मुस्कान के पीछे आ जाता है और अपने लंबे लंबे पंचों से वार करता। वो मुस्कान को अपने एक ही बार में मारना चाहता था कि मुस्कान फिर से अपनी पट्टी को उतारती फिर से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती उस मॉन्स्टर की तरफ ध्यान से घूरती है कि वो अंधा मांस बताता है तुम्हारी ब्लड लाइन का टैलेंट हम पे काम नहीं करेगा क्योंकि हम अंधे हैं, तुम्हारी नजरों में नहीं देख सकते और बस तुम्हारे एहसास को महसूस कर सकते हैं। और वैसे ही अपनी बात के मुताबिक और लगातार मुस्कान पर तेजी से वार करता है और वैसे ही अगले पल महसूस कर पाता है कि मुस्कान का कटा सर उसके पंचों के बीच में था। वो उसे बताता है ब्लड लाइन का टैलेंट सच में काफी ही निकम्मा है, सही कहा ना मेरे भाई। और उसके पीछे से उसे अपने भाई की नहीं बल्कि मुस्कान की आवाज पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो मारी गई। और अगले पल वो अंधा चूहा ध्यान से महसूस करता है कि उसके पंचों के बीच में मुस्कान का नहीं बल्कि उसके भाई का ही सर था जिसे उसने ही खुद मार दिया था। और मुस्कान उसे बताती है आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि अगर तुम अंधे हो तो मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। क्या तुम्हें सच में लगता है जी हाँ, फैमिली की डीमन कंट्रोल ब्लड लाइन इतनी कमजोर है। और अब गुस्सा में अपने आप को बुलब्रेन समझता वो अंधा चूहा मुस्कान पर तेज से हमला करने को बढ़ता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मुस्कान को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और साथ ही बस दिमाग के साथ खेलना ही आता है। और वैसा ही अपने लगातार बड़े पंचे घुमाकर वो मुस्कान के शरीर को पूरी तरह से चीर डालता है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास ब्लड लाइन का टैलेंट है, क्योंकि अगर मैं तेज हूँ तो मैं तुम्हें जल्दी काट सकता हूँ। पर उसका फायदा नहीं था क्योंकि वो पहले से ही मुस्कान के गेंजित्सु के अंदर था और एक्चुअली में उसने अपने आप को ही काट लिया था और उसके खुद कई वारों से वहीं पर उस अंधे डीमन के चित्र बिखर जाते हैं। और यहाँ पर मुस्कान के इन सभी के सभी रैट डीमंस को खत्म करने में कुछ खास मेहनत तक भी नहीं लगी थी और वो बिल्कुल रानियों की तरह अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। और अब मुस्कान वैसे अपनी मंजिल की तरफ और आगे बढ़ती रहती है और एक पहुंच जाती है अजीब सी जगह पर और अपने सामने देखने पर वो पाती है वुल्फ ब्लड को जो कि 3 रैम का डीमन था और वो यहाँ के मॉन्स्टर्स का लीडर था जिसे हराकर मुस्कान इस डीमन केव को पार कर सकती थी। और वो वुल्फ ब्लड जिसके हाथ न जाने क्यों इंसानों जैसे थे मुस्कान को बताता है क्या तुम वो लड़के हो जिसने मेरे साथियों को मारा है। वो लोग 2 रैम के डीमंस थे पर तुमने फिर भी आसानी से इतने सभी को मार दिया। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें जीनियस क्यों कहा जाता है, पर डीमन सप्रेशन डिवीजन ने तो मुझे कहा था कि मुझे एक आदमी को मारना है पर तुम तो एक औरत हो। और यहाँ पर वो पक्का आदित्य की बात कर रहा था जिसे डीमन सप्रेशन डिवीजन ने उसे मारने को कहा होगा। और मुस्कान भी ये बात सुनती बताती है कि सच में डीमन सप्रेशन डिवीजन इतनी गिर गई थी जो किसी को मारने के लिए डीमंस के साथ सौदा करने को रेडी थी। पर अपने हाथ को उठाता हुआ वो वुल्फ ब्लड बताता है कि अब बातें करने का टाइम खत्म हुआ क्योंकि अब मुस्कान के लिए मुश्किलें शुरू होने वाली थी। और उस वुल्फ ब्लड के हथियार में हम एक अलग सी ताकत को देख पाते हैं जिसका कंट्रोल एकदम कमाल का था। और वुल्फ ब्लड मुस्कान को चुनौती देता बताता है देखते हैं तुम एक औरत जैसा सेंचुरीज में पैदा होने वाली जीनियस कहा जाता है मेरे सामने है कितने बल तक टिक पाएंगे। और मुस्कान अपनी आंखों की पट्टी उतारते उसे साफ बताती है कि वो हमेशा से अपने से ज्यादा हाई लेवल के डीमंस को मारने में काबिल है और कुछ ही पलों में वो वुल्फ ब्लड हार मानकर उसके कदमों में गिर रखा होगा कि उसी पल वो वुल्फ ब्लड एक ही पल में पूरी तेजी से मुस्कान की तरफ बढ़कर एक बहुत ही ज्यादा तेज हमला करता है। जिस तेज हमले से बचने के लिए मुस्कान ने बार बार अपने एक डीमन को समन कर बुलाया था और फिर भी उस वुल्फ ब्लड का हथियार उस डीमन के शरीर के पार आ गया था। और मुस्कान महसूस कर पा रही थी कि अगर वो एक पल भी लेट हो जाती तो उसका सर आज उसके धड़ के ऊपर नहीं होता और फिर वो तेजी से उसे बचने के लिए पीछे हो जाती है। और ये बात को जानती हुई कि ये वुल्फ ब्लड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था वो घबराई हुई अपने मन में सोच रही थी अगर मेरा सब्स्टिट्यूट डीमन डेथ कर्स एक्टिवेट नहीं होता तो मैं बिना डिफेंस किए अभी अभी मारी जाती। पर उससे भी अजीब बात यह है कि आखिर इस डीमन पर मेरी डीमन स्पिरिट एनर्जी काम क्यों नहीं कर रही जिसके सहारे मुझे इसके दिमाग पर कंट्रोल करना था। अब क्योंकि वो माइंड कंट्रोल नहीं कर सकती थी तो बारी थे उससे लड़ने के लिए उसकी बराबरी की डीमन को बुलाने की। और फिर वो भी वहाँ पर सम्मान कर बुलाती है अपने व्हाइट टाइगर डीमन को और वो भी एक भयंकर 3rd रैम का डीमन था। उसे उम्मीद थी कि एक व्हाइट टाइगर डीमन एक 3rd रैम के वुल्फ डीमन को तो हरा ही पाएगा। और व्हाइट टाइगर अपनी पूरी तेजी से उस वुल्फ पर अपने हमले करता है जिन्हें डॉज करता हुआ वो वुल्फ ब्लड बता रहा था सच में ही कमाल किया ज्यादा का 2 रैम के बंदे अभी तक मेरे वारों से मर गए होता है और तुम सच में मेरी बराबरी कर पाने
के लिए अपने से ऊंची रैंक के डेमन को बुला पाई हो। पर आखिर तुम्हें क्यों लगता है कि इस लड़ाई को खत्म करने के लिए पहले मुझे इस डेमन को मारने की जरूरत है? और इसलिए वो पहले वार करने के लिए बढ़ता है सीधा मुस्कान की तरफ, जिसे मारकर वो आसानी से इस जंग को खत्म कर देगा। उसी पर मुस्कान इस बार अपनी पूरी डेमन स्पिरिट एनर्जी से अपनी नजरों से फिर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती, उस वुल्फ लॉर्ड को वहीं पर रुकने को कहती है। और वो हंसता हुआ वुल्फ लॉर्ड ना रुकता भी तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ा था। और मुस्कान एकदम घबरा जाती है कि आखिर फिर से उसकी टेक्निक काम क्यों नहीं कर पाई, जबकि वो थर्ड रैंक के वाइट टाइगर को कंट्रोल कर सकती है। और फिर तेजी से अपने हथियार को घुमाकर वो वुल्फ लॉर्ड से एक ही बार में मारने वाला था। और उससे पहले वाइट टाइगर तेज होने के लिए एक ह्यूमनॉइड बॉम्ब में आकर उसके हमलों को रोकता, मुस्कान की रक्षा करता है। और वहाँ पर उस लड़ाई के तेज धमाके होते हैं और मुस्कान अपने सामने हो रही इस लड़ाई में कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो उसकी मेन सबसे शक्तिशाली टेक्निक थी वो एक डीमन पर काम तक भी नहीं कर पा रही थी। और अपने हथियार को कसता वो वुल्फ लॉर्ड बताता है, तुम वाइट टाइगर डेमन सच में कमाल गए हो। एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में आने के बावजूद भी तुम मेरी तेजी की बराबरी कर पा रहे हो, जो कि काफी कमाल की बात है। और अभी तक के नॉन लीडर डेमन्स में से तुम शायद अभी तक के सबसे शक्तिशाली हो गए। यानी उसका मतलब था कि वो वाइट टाइगर डेमन एक बॉस मास्टर ना भी होने के बावजूद भी अपने हिसाब से काफी ताकतवर था। और वहाँ पर उन दोनों की काफी तेज लड़ाई चल रही थी। पर अभी तक तो वाइट टाइगर डेमन उस वुल्फ लॉर्ड के सभी तेज हमलों को बस रोक ही रहा था और उसे वापस हमला करने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। फिर अपनी स्किल का इस्तेमाल करने लगता। वो वुल्फ लॉर्ड बताता है, माफ करना दोस्त, तुम्हारे साथ खेलकर तो बहुत मजा आया, पर अब इस लड़ाई को खत्म करने का टाइम आ चुका है। और उसे पल अपनी स्किल सरपंच शैडो ब्लेड का इस्तेमाल करता है। और अब उसके हथियार के आ रहे हमले एक सांप की तरह लिपटते जा रहे थे। और अब उसका हथियार एक रस्सियों की तरह इधर उधर घूमकर उस व्हाइट टाइगर पर हमले कर रहा था, जिन हमलों को व्हाइट टाइगर एकदम अच्छे से रोकता। वापस बराबरी में पूरी तेजी से उस वुल्फ लॉर्ड पर अपने पंजे घुमाता ही है। पर उससे पहले ही वो पाता है कि वुल्फ लॉर्ड के उस हथियार ने उसे सांपों की तरह एकदम घेर कर लिपट लिया था। और अब व्हाइट टाइगर डेमन ना ही हिल पा रहा था और ना ही बराबरी में कुछ कर पा रहा था। और फिर वुल्फ लॉर्ड उसे आखिरी बार बताता है, मेरी इस टेक्निक के इस्तेमाल को कोई भी ज्यादा कर नहीं समझ पाता, और तुम फिर भी काफी कमाल का था। पर माफ करना, ताकत के साथ साथ जहाँ बुद्धि इस्तेमाल होती है उस लड़ाई को जीतना काफी मुश्किल होता है। और वैसे फिर अपने हथियार से वो उस व्हाइट टाइगर मॉन्स्टर के चिथड़े चिथड़े कर डालता है। और अब इस लड़ाई में मुस्कान का सबसे शक्तिशाली डेमन भी हार गया था। तो वो जानती थी कि उसकी सिचुएशन कितनी बुरी थी। और अब वो बस फटाफट वहाँ से दुम दबाती भागने लगती है और एकदम घबराई और डरी वो अपने मन में सोच रही थी कि अब बेइज्जत होने वाली बात है। मैं जो इतनी खास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सेंचुरीज में पैदा होने वाली एक जीनियस, इतनी बुरी हालत में हूँ कि मुझे यहाँ से भागना पड़ा है। और अगर मेरी डीमन कंट्रोलिंग ब्लड लाइन भी इसके खिलाफ काम नहीं करे तो ये बात एकदम साफ है कि इस विरोधी के खिलाफ मैं नहीं जीत सकती। और मेरा अभी तक का सबसे शक्तिशाली डीमन व्हाइट टाइगर वो भी इससे लड़ता मारा गया। और मुस्कान तेज से बचकर भाग रही थी कि अगले ही पल वो वुल्फ लॉर्ड उसके सामने हाथ चिल्लाता है, अल कपड़े पहने तो लानिया, तुम्हें क्या लगता है इतने मौत देने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से भागने दूंगा? तुम पहले मुझे बता रहे थे ना। और अब देखते हैं कौन किसके घुटनों पर होगा, और तुम्हारे घुटनों पर होने की वजह पे कुछ खास हो गई। वैसे ही अपने तेज वार को घुमाता वो सीधा अपने एक ही बार से मुस्कान को मारने वाला था। और यहाँ पर मुस्कान भी जान चुकी थी कि अब तो वो इस बार से नहीं बच सकती। उसी पल मुस्कान के सामने एक शैल आ जाता है जिससे बाल बाल वो उस वुल्फ लॉर्ड के बार से मरती बची थी। देखता हुआ वुल्फ लॉर्ड भी कहता है, यह तो आयरन स्केल फर्स्ट डेमन है जिसे मैंने गार्ड करने के लिए वेस्टर्न केव के एंट्रेंस में बैठा रखा था, और इससे कोई मार पाया है, मतलब कि यहाँ पर एक और एक्सपर्ट है। और पर अपने सर को घुमाता जब वो केव की तरफ देखता है तो वहाँ पर वो पाता है आदित्य को, जो कि बस एक आम सा मछुआरा लग रहा था, क्योंकि वो इतने टाइम से एक्सपीरियंस इकट्ठा करने के लिए फिशिंग कर रहा था। और उसी दौरान उसकी आयरन स्केल फिश डेमन से लड़ाई हुई होगी, जिसकी बॉडी का इस्तेमाल उसने मुस्कान को बचाने के लिए किया था। और फिर हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और 3 रैम की केव के बाहर खड़े लोग देख रहे थे कि उस 3rd रैम की केव से कोई बाहर निकल आ रहा था। और सभी लोग एकदम हैरान थे कि क्या सच में लेडी जिहा इतनी कमाल की थी कि वो एक 3rd रैम की डेमन केव को पार कर पाई थी। और वैसे ही सच में उनकी उम्मीदों के मुताबिक उस केव से बाहर निकलते मुस्कान ही आई थी। और सभी लोग उसे देखते बातें कर रहे थे कि सच में मुस्कान तो कमाल की थी, तभी तो उसे अपनी ब्लड लाइन का जीनियस कहा जाता था। और सभी बातें कर रहे थे कि मुस्कान के साथ जो 1 रैम का बंदा गया था वो कहीं भी नहीं दिख रहा था, और पक्का वो पहले ही मारा गया होगा, क्योंकि वैसे भी ये माना जाता था कि उस के पास पहले कोई स्पिरिचुअल रूट तक भी नहीं थी। तो अचानक ही अवेकन होने के बाद बेशक उसका लेवल बाकी 1 रैम के बंदों से भी कम का होगा। और यहाँ डेमन सप्रेशन के बंदे भी आपस में बातें कर रहे थे कि उनका प्लान उसे मरवाने का एकदम परफेक्ट किया था, और जो भी उनकी डेमन सप्रेशन डिवीजन के खिलाफ जाएगा वो बेशक उसे किसी न किसी तरह से मरवा ही देंगे। तभी मुस्कान उसके की तरफ झुकते चिल्लाते हुए कहते हैं, मास्टर आदित्य, आपकी डिसाइपल मुस्कान आपकी जीत के लौटने का वापस स्वागत करती है। और ये देखते हुए सभी लोग शौक हो जाते हैं कि आखिर मुस्कान ये क्या कर रहे थे, और आखिर वो केव की तरफ देखते क्यों झुक रहे थे, और ऊपर से सबसे बदतर बात, आखिर वो कमजोर आदित्य को अपना मास्टर क्यों बुला रहे थे। डेमन सप्रेशन के बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं। आखिर जिहा फैमिली की यंग लेडी जिसका एटीट्यूड हमेशा इतना ज्यादा था, वो अचानक ऐसी अजीब बातें क्यों कर रही थी। तभी जब वो अपने सामने देखते हैं डेमन केव के अंदर से बहुत ही भयंकर ऑरा महसूस हो पा रहा था, और उन्हें लगने लगता है कि शायद अंदर का डेमन किसी तरह से इस केव की सील को तोड़ रहा था और उसी ने ही पक्का मुस्कान को हराया होगा। और तभी केव के अंदर से उन्हें उस वुल्फ लॉर्ड का भयंकर चेहरा दिखता है, और वो सभी घबरा जाते हैं कि वो 3rd रैम का बॉस मास्टर किसी तरह से सील को तोड़कर बाहर आ गया था और डेमन सप्रेशन के
कार्स भी चलाते कहते हैं। ये तो थर्ड केव का बुल प्लॉट है और ऊपर से ये एक ताकतवर लीडर मॉन्स्टर है। फटाफट सभी को लड़ने के लिए तैयार करो क्योंकि हम बहुत ही मुश्किल में पड़ने वाले हैं। कि तभी उन्हें चेहरे से आदित्य की आवाज सुनाई देती है जो उस भेड़िए के मास्क को उतारता हुआ उन्हें अपना चेहरा दिखाता बताता है, अरे माफ करना, मैं बस इस मास्क को टेस्ट कर रहा था, कैसे पता था कि इतना ज्यादा कंफर्टेबल होगा। और उसी के सामने झुकी है मुस्कान उससे पूछती है, मास्टर आखिर आप अपने इस डिसाइपल की ट्रेनिंग को कब शुरू कर पाएंगे। और सभी लोग हैरान होते हैं। सच में पहले बैम नहीं हुआ था, बल्कि सच में मुस्कान आदित्य को अपना मास्टर बुला रही थी। और सभी लोग अभी भी मानना नहीं चाहते थे कि आखिर एक 1 AM का बंदा 3rd AM की डेमन केव से आखिर बिना बिल्कुल घायल हुए कैसे बाहर आ सकता है। और देखता एक डेमन सप्रेशन का घाट पे घबराया और कंफ्यूज सोच रहा था, आखिर ये कैसी मुसीबत है जो भी मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। उस बात का कोई मतलब नहीं बनता, पर फिर भी आखिर इस बात का मैं क्या करूँ। मुझे नहीं पता इस बस यहाँ पर किस तरह के काले जादू का इस्तेमाल किया होगा और पक्का ने अपने कब्जे में लेकर उनसे उस सभी टीमोस को मरवा कर अपने आप को बचाकर यहाँ से बाहर आया होगा। और फिर हमें डेमन केव के अंदर का घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर ये सब मामला बनी गया था। आदित्य के उस बुल पोस्टर के सामने आता है, वो उससे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी था। और यहाँ पीछे खड़ी मुस्कान उनकी लड़ाई को देखती एकदम हैरान होती सोच रही थी कि क्या एक 1 AM का बंदा सच में ऐसे लड़ाई लड़ सकता था, क्योंकि उसके सामने मौजूद आदित्य उस बुल प्लॉट के चला रहे हर एक बार को आसानी से पैरी कर रहा था और ऊपर से उसी की बराबरी तेजी में उसकी बराबरी कर रहा था। और उनके लगातार बारों के एहसास से बस हर जगह पर एकदम तबाही फैल रही थी। और वो बुल प्लॉट भी आदित्य की तारीफ करता बताता है, बच्चे तुम सच में कमाल के हो। मुझे डेमो सप्रेशन डिवीजन ने बताया था कि तुम सिर्फ एक लेवल के हो, पर अब चाहे मुझे मौत भी आ जाए मैं इस बात पर कभी भी यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ कि तुम बाकी से कितने ज्यादा ताकतवर हो। और फिर वो इस लड़ाई में थोड़े बदलाव लाने के लिए अपने उस अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करता है जिससे पहले उसने उस व्हाइट टाइगर को भी मारा था। और फिर से उसका हथियार सांपों की तरह बिखर कर आदित्य पर अलग अलग तरफ से हमले कर रहा था। और वहाँ पर एकदम तबाही को देखते मुस्कान भी घबराई कह रही थी, इस टेक्निक से तो मेरा टाइगर डेमन एक ही बार में मारा गया था, तो क्या ये बंदा इस बार से टिक पाएगा। और यहाँ पर बेस लॉर्ड नोटिस करता है कि आदित्य ने फिर से उसी के पहले वाले साथी की बॉडी का इस्तेमाल किया था उसके अल्टीमेट वार से बचने के लिए। उसका ध्यान भटकाकर आदित्य तेजी से हवा से आता उस पर एक जोर का घुमाकर वार करता है, जैसे वो वुल्फ लॉर्ड पैरी तो करता है, पर आदित्य की उस हमले की ताकत बहुत ही ज्यादा थी। और वो वुल्फ लॉर्ड उसे बताता है, तुम सच में कमाल के हो जो हमारे अल्टीमेट वार से बच पाए और उसी के साथ साथ तुम पाले हो गए जो मेरी बराबरी कदम पर टिक पाया है। और आदित्य उसे साफ बताता है, क्या कह रहे हैं उनका, आखिर तुम्हें ये बहम किसने डाला कि हम दोनों बराबर लेवल पर हैं। मैं 7 दिन लगातार इसलिए छुप कर नहीं बैठा ताकि मैं बस तुम्हारी बराबरी कर पाऊं। और तभी आदित्य अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिवेट करता है और अब उसकी ताकत पहले से बहुत ही गुना बढ़ चुकी थी। और वो अपनी तलवार से उस वुल्फ लॉर्ड को पूरा जमीन में धंसने लगता है। और वो वुल्फ लॉर्ड आदित्य को रोकने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसी के साथ साथ वो जमीन के साथ साथ ही नीचे धंसने लगा था। और आदित्य की इस ताकत से डरा वो भी सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है। जी पल पहले ये बस मेरी बराबरी का लेवल का था, आखिर अचानक से ये मुझसे इतना ज्यादा ताकतवर क्यों लग रहा है। जिस बात पर आदित्य बताता है कि उसके ऊपर बहुत से बफ लग रखे थे क्योंकि उसने सोनिया की कुकिंग को दबा कर खाया था, इसलिए उसकी अटैक, डिफेंस और स्पिरिट एनर्जी सभी 50-50% ज्यादा बढ़ रखे थे। और वो वुल्फ लॉर्ड फिर से अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल करता अपने हथियार को घुमाकर आदित्य को मारने की कोशिश करता है, पर उससे पहले आदित्य अपनी तलवार को घुमाकर उसके हथियार को तोड़ देता है, जिससे उसका खुद का हथियार भी तोड़ा गया था। पर अब यहाँ पर आदित्य को हथियार की कोई भी जरूरत नहीं थी। और फिर अपने मौके को तेजी से घुमाकर वो सीधा उस वुल्फ लॉर्ड के दे मारता है। और उसके स्टैट्स इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उसके एक ही मौके से वुल्फ लॉर्ड लगातार चट्टाने तोड़ता बहुत ही दूर जाकर लैंड होता है। और अभी भी अपनी थोड़ी होश में वो आदित्य को कहता है, आखिर तुम हो कहाँ, आखिर तुम जैसा न्यू भी मुझे कैसे हरा सकता है। कि आदित्य उस वुल्फ लॉर्ड का हथियार पकड़ा आकर जोर से उसके सर पर दे मारता है और उसे बताता है, मैं तो बस एक काम समझवा रहा हूँ जिससे बस ये छोटे मोटे काम करने में मजा आता है। तभी उस वुल्फ लॉर्ड के सर पर बजे डंडे से सीधा सोनिया की तरफ उसका सर गिरता है, पर सोनिया ध्यान से देखती है कि वो चीज कोई सर वगैरह नहीं था बल्कि एक भेड़िए का मास्क था। और आदित्य भी उसके सामने खड़ा उसकी पहचान देखता कहता है, मुझे पहले ही शक हो गया था, पर तुम कोई वुल्फ लॉर्ड नहीं बल्कि हमारी तरह एक इंसान हो। और क्योंकि वो इंसान था तभी तो सोनिया की डेमन ब्लड लाइन टेक्निक उस पर काम नहीं कर रही थी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में आदित्य उस वुल्फ लॉर्ड को हराने के बाद पूछता है कि आखिर वो इस केव के अंदर एक डेमन बनने की एक्टिंग कर क्यों रह रहा था। जिस बात पर वो आदमी उसे बताता है कि वो एक्चुअली में डेमन एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट से एक ऑफिशियल ही था जिसे कल्टीवेशन करना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। और कल्टीवेशन से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होने की वजह से उसने लाइब्रेरी से कल्टीवेशन की टेक्निक्स को चुरा लिया था और वो जानता था इस गुनाह के लिए उसे छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए वो इस डेमन केव में आकर एक हाई रैंक डेमन की एक्टिंग करता हुआ तब से यहीं पर छुपा हुआ था। टेक्निक का नाम सुनकर आदित्य उसे वो टेक्निक उसे देने को कहता है, जिस बात पर मरता हुआ वो आदमी बताता है, अब मैं वैसे में मरकर मिटने वाला हूं, तो उसके बाद इस टेक्निक को लेकर चले जाना। मैं इसे 5 सालों से प्रैक्टिस कर रहा था पर इसे अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया, पर क्या पता तुम्हारी किस्मत अच्छी है और तुम 5 सालों तक इसे कुछ समझ पाओ। और बस ही कुछ पलों में वो अगले पल ही वहाँ पर मिटकर गायब हो जाता है। और अब आदित्य ने अपने हाथों में उसी का वो वेपन पकड़ रखा था और अगले ही पल उसने नोटिफिकेशन आते हैं कि उससे वुल्फ
फ्लोट का स्टाफ मिल गया था और ये स्टाफ एकदम आलसा तो था, पर तुम इसे जोर के मार कर किसी का सर फाड़ने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते थे। और साथ ही उस फुल फ्लोट के मारने के बाद उससे उसकी बाई कल्टीवेशन टेक्निक की किताब मिल जाती है, जो थी आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे कल्टीवेट करना काफी मुश्किल होता था। और अगर एक बार तुम इसे अच्छी तरह से सीख जाओ तो तुम काफी अलग अलग तरह की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गए, उस चीज के आनंद ले पाओगे। और जितनी तुम्हारी रैम की रैंक हायर होगी उतनी ही फॉर्म्स में तुम बदल पाओगे, और ज्यादा ही रैम होने पर तुम्हारे दुश्मनों का भी तुम्हारा असली रूप पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही उसे एक स्पेल भी मिलती है जो थी डिसेबल समॉन, और वो दूर के किसी भी एक डिसेबल को बुला सकता था, और उसका कूलडाउन टाइम था पूरा 1 घंटा। और साथ ही दूसरी एक न्यू स्पेल परसेप्शन, यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी रैम उससे ज्यादा ही नहीं होगी वो उसके आ रहे मूव्स और हमलों को एक तरह से देख पाएगा। और पीछे मौजूद मुस्कान आदित्य को बुलाती बताती है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक लेने का उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कम से कम वही लोग कल्टीवेट करना शुरू कर सकते हैं जो 4 रैम में है। और वो साफ साफ बताती है कि वो 3 रैम के डेमन लॉर्ड को सिर्फ किस्मत की वजह से हरा पाया था, और ये टेक्निक जो उसने हाथ में पकड़ी थी उसे 4 रैम से बार बार वाले इस्तेमाल कर सकते थे। और अगर तुम्हारी रैम उससे कम होगी तो ऐसे कल्टीवेट करने के चक्कर में तुम बस अपनी जिंदगी के साल को वेस्ट करते जाओगे, जिससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। और हो सकता है कि तुम पागल भी हो जाओ और अपने पूरे के पूरे कल्टीवेशन को ही बर्बाद कर डालो। और यहाँ पर वो ये बातें बता रही थी कि आदित्य इसकी सारी बातें सुनने के बावजूद भी उस स्क्रॉल को पूरा अपने मुंह में ले लेता है, मतलब उस स्क्रॉल को खा लेता है, जो देखकर मुस्कान भी घबरा जाती है। आखिर ये किस तरह का टैलेंट है? उसे लगने लगता है कि शायद आदित्य दिमाग से सच में सिर फिरा था, कि अगले ही पल आदित्य उसकी तरफ देखकर बस उसकी ओर ध्यान से घूमने लगता है। उसकी नजरें मुस्कान की तरफ काफी गहराई से थी। वो शुरू करता है सबसे नीचे से, पहले करीब से देखता है उसके पैरों की तरफ, उसके निचले कपड़ों की तरफ, धीरे धीरे वैसा ही कर उसकी नजरें ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है, और शरीर के हर एक हिस्से को अच्छे से देखकर वो उसके चेहरे तक आ जाता है। और मुस्कान थोड़ी सी इरिटेटेड सोच रही थी कि आखिर ये बंदा सच में उसकी तरफ इतनी गंदी नजरों से देख रहा था, यानी वो पक्का इस बार उन्हीं उल्टी पुल्टी बातों के बारे में सोच रहा होगा। यहाँ पर आदित्य अपने हाथों को ऊपर कर उसी पल उसे कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसी पल वहाँ पर उठे कोहरे और धुएं में से वो बन चुका था मुस्कान, यानी वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो चुका था कि कुछ पलों के लिए अपने सामने अपने आप को ही देखकर मुस्कान को लगता है कि यकदम उसके सामने आईना कहाँ से आ गया। पर अगले ही पल समझती कि आदित्य था जो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से उसका रूप ले बैठा था। वो एकदम हैरान होती सोच रही थी कि आखिर ये चीज कैसे हो सकती है, आखिर ऐसी टेक्निक जिसे 4th रैम के लोग ही शुरू कर सकते हैं और अपने सालों से कल्टीवेट करने में गवा देते हैं, आखिर उसके सामने मौजूद ये व्यक्ति एक ही पल में कैसे सीख सकता है। पर जब उसके सामने आकर वो उसकी बराबरी में खड़ा होता है तो वो पाता है कि उसकी हाइट अभी भी मुस्कान से ज्यादा की थी। हर एक किसी चीज में फर्क था। लाल टमाटर को हाथ लगाता वो बताता है कि उसकी हाइट तो मुस्कान से ज्यादा थी, पर प्लॉट उससे थोड़ा छोटा रह गया था। ये चीज देखकर एकदम गुस्से में होती मुस्कान जोर का हाथ मारकर उसके हाथ को वहाँ से दूर करती है, क्योंकि उसने यहाँ पर उसी का रूप ले रखा था। और चिल्लाते ही वो बताती है, अरे सामने पागलों जैसी हरकतें मत करो, और साथ ही साथ यही चीजें नहीं है जो मैच नहीं करते, अपना बतासा चेहरा तो देखो। कि तभी आदित्य नोटिस करता है कि उसका थोड़ा सा ध्यान हटने पर ही उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी बिगड़कर उसकी असली पहचान को बाहर ला देती है। और अपने फालतू बातों को छोड़कर अपने रूप में वापस आता आदित्य मुस्कान से पूछता है कि वो डेमस को कंट्रोल कर सकती है ना, जिस बात पर वो एकदम प्राउडली से बताती है बेशक जिया फैमिली की हिस्ट्री रही है डेमस को कंट्रोल करना। कि फिर आदित्य मुस्कान से पूछता है कि क्या वो उसकी डिसेबल बनना चाहती है, जिस बात पर साफ साफ इनकार करते मुस्कान उसे बताती है कि भले ही उसने किस्मत से उसे बचा लिया था, पर इतनी भी बड़ी बात नहीं हो गई थी कि वो उसकी डिसेबल बन जाए। और वैसे भी उसकी फैमिली बहुत ही बड़ी और खास है, और वो आदित्य को उस छोटे से फायदे का इतना ज्यादा लाभ नहीं उठाने देने वाली थी। और फिर वहाँ से बाहर की तरफ चलती वो बताती है कि अगर वो यहाँ पर ज्यादा देर तक बिताएगी तो जिया फैमिली की रेपुटेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कि तभी उसे पीछे से आवाज लगातार रोकता हुआ आदित्य उससे पूछता है कि क्या मुस्कान एक फीनिक्स को सम्मान करना चाहती है। और आखिर इसने ये सवाल उससे क्यों पूछा था, ये वजह आदित्य को पता चली थी जब आदित्य ने आदि से पूछा था डेमन कैव में एंटर करने से पहले कि क्या जिया फैमिली इतने खास जीनियस के पैदा होने के बावजूद भी खुश नहीं थे। जिस बात पर आदि ने उसे बताया था कि जिया फैमिली के हेड के मुस्कान से बहुत ही बड़ी बड़ी उम्मीदें थी। वो इस उम्मीद में था कि मुस्कान 20 की उम्र तक एक फीनिक्स को कंट्रोल कर पाएगी, और एक फीनिक्स को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें कम से कम भी 10 रैम में होना चाहिए था। यानी मुस्कान के पास ये करने के लिए सिर्फ के सिर्फ 2 साल बचे थे जब वो 20 की हो जाएगी। और इस लौते से वक्त में 3rd रैम से 10th रैम में आना नामुमकिन है, यानी वो अपने हेड की उम्मीदों का साकार कभी नहीं कर पाएगी। और यहाँ अब वापस प्रेजेंट में आदित्य के मुंह से ये बात सुनकर कानू से बताती है कि क्या वो अपनी बड़ी बड़ी माता का मतलब समझ सकता है। भले ही वो मानते थे कि आदित्य ने कुछ ही पलों में आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को सीख लिया था, पर एक फीनिक्स को समॉन करने की बातें करना कोई ऐसी बातों के बराबर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक फीनिक्स को कंट्रोल कर पाने के लिए तुम्हें 3 कंडीशंस को पूरा करना होता था। पहली कंडीशन थी उनकी जिया फैमिली के ब्लड लाइन से होना, दूसरी कंडीशन थी 10th रैम में होना, और तीसरी जाकर ढूंढकर एक इमोर्टल रैंक में फीनिक्स को हराना। एकदम प्राउडली आदित्य से बताता है, अरे यार चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें इतनी मुश्किल बिल्कुल नहीं सहनी पड़ेगी, तुम्हें बस मेरी डिसेबल बनना है और मैं तुम्हें एक चूजी से एक फीनिक्स पैदा कर दे दूंगा। और ये बात सुनकर मुस्कान के दिमाग के होश उड़ गए थे कि क्या उसने सच में सही सुना। आदित्य बात कर रहा था एक चूजे से एक फोनिक्स बनाने के। आदित्य अपनी बातें को कंटिन्यू करता बताता है कि अकेले 2 सालों में उसका ये काम कर पाना वैसे भी नामुमकिन था, तो खैर बस एक मौका समझकर सब क्यों नहीं
हैकर थे जिससे एक्चुअली में कामयाब हो पाएगी। मुस्कान को भी थोड़े से ख्याल आते हैं। ये बंदा 3rd रियम में सिर्फ 7 दिनों में पहुंचा था, जबकि उसे 4 साल लगे थे 2 रियम में पहुंचने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक जो कुछ 10th रियम के लोगों को कल्टीवेट करने के लिए भी मुश्किल होती है, वो उसने सिर्फ एक किताब को खाकर सीख पाया था। और इतनी सारी नाकामयाब चीजों का अपनी नजरों के सामने मुमकिन होता देख उसे इतना तो अंदाजा हो चुका था कि उसके सामने मौजूद कोई आम व्यक्ति तो नहीं था। और अब बात यह थी कि क्या उसे इस दिए गए मौके का फायदा उठाना चाहिए। और वेल यही सब हुआ था और वो उसकी डिसाइपल बन गई थी। एंड देन हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर अब मुस्कान अपने वॉल पर बैठी हुई आदित्य को बाय कर जा रही थी, ये बताकर कि वो घर जाकर वापस रिपोर्ट करेगी और आदित्य ने जो उसे कल्टीवेशन दिया था उसे भी शुरू करेगी। और अब आदित्य अपनी प्रोफाइल चेक करता है, पाता है कि वो एक 3rd रियम में था और उसे एक न्यू डिसाइपल मिल चुका था जिसकी स्पेशलिटी थी टेमिंग। और अब जितनी उसके एबिलिटी का लेवल बढ़ेगा उतनी ही उसके कंट्रोल किए गए डेमन बीस्ट बन जाएंगे। और अब हम वापस ये फैमिली की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एक जगह अकेली सौंतन बैठी हुई थी कि अगले ही पल बहुत ही तेजी से ये बात सौंतन के सामने आ जाता है और गुस्से में बताता है कि आदित्य इस बार भी जिंदा बच गया। और उसे समझ नहीं आता कि आखिर एक 1st रियम का बंदा 3rd रियम में कैसे बच गया। कहीं ऐसा तो नहीं जिया फैमिली की यंग लेडी ने उसकी रक्षा की। पर यह बात भी उसे नामुमकिन लगती है क्योंकि पिछले साल उसके पिता खुद जिया फैमिली में उसका और मुस्कान का शादी का ऑफर लेकर गए थे और मुस्कान ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये बात को समझ नहीं आता कि मुस्कान का इंटरेस्ट उसमें तक नहीं था। तो आखिर वो आदित्य में क्या ही देखेगी कि उसकी माँ सौंतन उसे बताती है कि ये बात को यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे अब आदित्य 3rd रियम में पहुंच गया है, वो कम से कम भी उनके मेंशन के गार्ड्स की बराबरी का होगा। तो बेशक वो उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर उनका विरोध अभी भी नहीं कर सकता। और अगर उसने ऐसा कोशिश की तो वो एक्सोर्सिज्म डिपार्टमेंट उसे वहीं का वहीं काट डालेगा। पर चिड़ा हुआ ये बात बार बार अपनी माँ को बता रहा था कि आखिर वो कब तक सह कर इस चीज का वेट करते रहे और उन्हें कुछ न कुछ तो इस आदित्य का करना पड़ेगा, क्योंकि ये कब से उनकी मुश्किलें बस और बढ़ाते जा रहा था। कि प्राउडली सौंतन बताती है कि एक तरीका भी पड़ा था, वो अपनी माँ की फैमिली के एक अल्केमिस्ट से जाकर कुछ खास तरह का जहर लेकर आएगी और उसे उसके खाने में मिला देगी और उसके मरने के बाद वो उसके शरीर को कीड़ों को खिला देंगे, जिससे उसकी मौत का कारण भी कोई पहचान नहीं पाएगा। जिससे ये बाबी एकदम खुश हो जाता है क्योंकि अब यही प्लान बचा था उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को काटने का। और वो ये भी बताता है कि वो उसके मरने से पहले उस कुकिंग लड़की को पकड़कर उसके सामने लेकर जाएंगे और आदित्य के सामने ही उसकी लेवर का गला काटेंगे और उसे एक पछतावे से भरी मौत देंगे। और तभी होता क्या है कि जब सौंतन बातें कर रही थी, एक मच्छर आकर उसके गर्दन के पास उसका खून चूसने के लिए बैठ जाता है। और बेशक मच्छर से किसी नफरत नहीं होती और उसकी गुनगुनाहट से आवाज से परेशान हो गए सौंतन अपना हाथ बढ़ाकर उस मच्छर को मारने वाली होती है कि उसी पल एक ही झटके के अंदर अंदर वो मच्छर सौंतन का सारा खून चूस लेता है और उसका शरीर बिल्कुल एक मम्मी की तरह सुखा देता है। और इतना खून चूसने के बाद मच्छर का साइज भी बहुत ही बड़ा हो चुका था और अपनी माँ की इस अजीब हालत को देखकर बेशक ये भाई एकदम घबरा जाता है। इस बात से ज्यादा नहीं कि उसकी माँ को कुछ हुआ था, बल्कि क्योंकि शायद वो जान चुका था कि अगली बारी उसकी थी। और तभी वो मच्छर तन की बॉडी को छोड़कर तेजी से अपने पंख फैलाता उठता बढ़ता है ये बाकी तरफ, जैसे एकदम डर कर ये वहाँ पर बस जोर जोर से चिल्लाने लगा था। पर चाहे वो जितने भी मदद की आवाज लगा था वह सभी आवाज एकदम बेफालतू थी, क्योंकि इस वक्त पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लगे गए नोटिस के सामने काफी लोग इकट्ठे होकर पढ़ रहे थे और उस जरूरी नोटिस में लिखा गया था कि ये बार और उसकी माँ पर मेंशन के एक डेमन मस्क्यूटो ने हमला कर दिया था और उस डेमन मच्छर ने टोटल 3 लोगों की जान ली थी। ये बात सौंतन और एक गार्ड पर इस वक्त पूरी तरह इस मच्छर की तलाश कर रहे थे और लोग ये भी बातें कर रहे थे कि उन्होंने ये भी सुना था कि आदित्य, जिसने अभी टेस्ट में कामयाब होकर डेमन सप्रेशन डिवीजन को ज्वाइन किया था, वो बार उस डेमन मच्छर से बच पाया था, वरना उसका भी काम तमाम हो जाता। भीड़ में इकट्ठे गए लोग आदित्य के बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर अपनी जिंदगी में कैसे ही लगा था कि वो नाजायज औलाद डेमन सप्रेशन डिवीजन में भर्ती हो पाएगी और इतनी बड़ी पोजीशन भी पा पाएगी। और साथ ही साथ ये भी सुनने में आया था कि जहाँ फैमिली के सबसे काबिल सबसे बड़ी लड़की ने सब पूरे पब्लिक में अपना मास्टर बताया था और पीछे ही खड़ी सनेहा सारी की सारी बातें सुन रहे थे। और अब आदित्य के साथ साथ लेवल करने की वजह से के पास एक एबिलिटी आ चुकी थी कि वो अपने स्क्रॉल में कुछ भी लिखकर अपने मास्टर से बातें कर सकती थी और साथ ही एक और एबिलिटी जिससे वो अपने आसपास का मैजिक या फिर स्क्रॉल की असलियत को जान सकती थी। बस से वो स्क्रॉल में लिखकर अपने मास्टर को बताती है। ये फैमिली के हादसे के रूमर्स पूरी की पूरी सिटी में फैल रहे थे और एक जगह पेड़ पे बैठा हुआ आदित्य सनेहा के इस बात को पढ़कर उससे लिखता हुआ बताता है उन सभी लोगों को इग्नोर करने के लिए। और फिर वो यहाँ पर स्क्रॉल में सोनिया को भी लिखकर पूछता है कि जो स्पिरिट बैम्बूस को वो डेमन केव के अंदर से लाया था क्या वो काफी हो पाएंगे। जिस बात पर सोनिया ने बताया था कि आजकल वो कुछ भी चीज को काट कर बना रही है, उन सभी से भी उसके स्किल्स अपग्रेड नहीं हो पा रही। और तभी आदित्य को नोटिफिकेशन में कुछ साइड क्वेस्ट आते हैं। था सोनिया को सोनो या फिर डेमंस की बॉडी को काट कर उसे और भी काबिलियत की चीजें सिखाना, दूसरा सोनिया को फायर बेस्ड स्पेल सिखाना जो कि उसके कुकिंग एक्सपीरियंस में काउंट होगी। और यहाँ पर आदित्य चाहता था कि उसके दोनों डिसेबल्स के पास लड़ने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो उन्हें अकेला तो नहीं भेज सकता था। इसलिए फिलहाल के वक्त उसे अपने मेन टास्क पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था और उसे दिया गया मेन क्वेस्ट था टायर विलेज में उन हो रही मिस्टीरियस चीजों का पता लगाना, क्योंकि टायर विलेज में लोग भूख या फिर थकान से मर रहे थे। वहाँ पर एक अलग ही तरह की महामारी फैल रखी थी, तो आदित्य को वहाँ पर जाकर इस बात का पता लगाना था। और अगले ही पल आदित्य उस पेड़ से एक जोर की छलांग मारता हवा की ओर कूद पड़ता है और अगले ही पल एकदम हवा में ट्रांसफॉर्म होकर वो एक दूर तक उड़ने वाले पंछी का रूप ले लेता
लगता है और अब बढ़ने लगता है टीयर विलेज की तरफ। और अब वहाँ पर पहुँच कर जब वो विलेज के एंट्रेंस के सामने आता है, वहाँ पर मौजूद रखे गार्ड्स उसे वहाँ से जाने को कहते हैं, क्योंकि बेशक वो किसी अरे गरीब बंदे को अंदर आने नहीं दे सकते। इसलिए आदित्य उसे अपने डीमन सप्रेशन डिवीजन का बैच दिखाता है और बताता है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया है। जो बात सुनकर अब वो गार्ड भी उसकी एकदम इज्जत करते हुए उससे अंदर की रास्ते की ओर ले चलते हैं। और वहाँ से चलते चलते आदित्य नोटिस करता है कि यहाँ पर काफी लोग पुतले जैसे जम रखे थे। क्या वो पुतले थे या फिर असली इंसान? के बारे में उसका पास का गार्ड उसे बताता है कि यहाँ के विलेजर्स के साथ हफ्ते पहले से कुछ अजीब से हादसे होने शुरू हो गए थे। वो एक ही जगह पर रुक गए थे और उनका हिलना फिरना भी बंद हो चुका था, जैसा कि वो लोग पोसेस रखे हो। तब आदित्य अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, उस एबिलिटी को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर ऐसा नहीं कर पाता, जिससे पता चलता है कि उस मैच को कास्ट करने वाला पक्का उससे ज्यादा रियम का था। और फिर आदित्य एक जमे हुए बंदे की तरफ हाथ बढ़ाता उसे जबरदस्ती हिलाकर उठाने की कोशिश करने लगा है। तभी पीछे से गार्ड चिल्लाता आदित्य को यह करने से रोकने को कहता है और उसे बताता है कि इन जमे हुए लोगों को हाथ लगाने से इसका असर आदित्य के शरीर में भी फैल जाएगा। इसलिए उन्होंने बाकी लोगों को हिलाने के लिए पहले उन्हें लकड़ियों या फिर किसी और चीज से मारकर हिलाने की कोशिश की थी, पर उन चीजों का भी कोई भी असर नहीं हुआ था। और ये सभी लोग तब तक जमे रहते थे जब तक ये लोग थकान से मर नहीं जाते, और इनके मरने के बाद ऐसा अजीब स्पेल का असर खत्म हो जाता है। यानी इस मैजिक से सिर्फ मरने के बाद ही छुटकारा पाया जा सकता है। और तभी अपने सामने वो दिखाता है काफी मरे गए लोगों की कब्रों को, और वो डेयर विलेज के लोग यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स को लाए थे वो सभी के सभी इस चीज का हल नहीं निकाल पाए। और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो कुछ ही समय तक ये पूरा का पूरा विलेज मिटने वाला था। अब ये सारी जानकारी देने के बाद वो गार्ड बाकी की इन्वेस्टिगेशन आदित्य के ऊपर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद आदित्य ट्राई करने लगता है उसे मिले गए स्पेल के दूसरी पेज अपने डिसाइपल को समन करने का मैसेज, और वो वहाँ पर समन कर बुलाता है सनेहा को। और अगले ही पल सनेहा वहाँ पर प्रकट हो जाती है, जो कि इस वक्त शायद कैलीग्राफी कर रही थी। और आदित्य को अपने सामने देखकर सनेहा थोड़ी मोपेटिव बताती है, मास्टर आपको थोड़ी बहुत भी समझ नहीं है, प्लीज कम से कम अगली बार मुझे समन करने से पहले बता देना। क्या होता अगर मैं बाई चांस नहा रही होती? तो जज्बात से आदित्य भी समझता है कि उसने तो इन बातों के बारे में सोचा तक नहीं था। विलेजर्स की तरफ इशारा करता आदित्य से बताता है कि ये विलेजर्स किसी स्पेल के अंदर बंद रखे थे, तो क्या स्नेहा अपनी मिल गई एबिलिटी से इस स्पेल को एनालाइज कर सकती थी। बात समझती हुई स्नेहा बिल्कुल वैसा ही करने लगती है। अपने मैजिक का इस्तेमाल करती हुई वो अपने बड़े से ब्रश को हवा में उठा दिया, जैसा एक चमकदार गोल्डन रोशनी निकलकर वहाँ पर एक काफी अलग सी स्पेल को एक्टिवेट कर रहे थे। और स्पेल के एक्टिवेट होता ही स्नेहा अब वहाँ पर लिखकर जान सकते थे या फिर यहाँ पर इस्तेमाल की गई कौन सी स्पेल थी। वे अपने ब्रश से फटाफट वो स्पेल के बारे में अपने उस किताब में लिखने लगती है। अब उसकी जानकारी वहाँ पर इकट्ठी करने के बाद वो अपने मास्टर को बताती है कि ये थी बॉडी इम्बोलाइजेशन टेक्निक, और ये एडवांस स्पेल्स में से एक थी, और इसका इफेक्ट इसे कास्ट करने वाले व्यक्ति के लेवल पर डिपेंड करता था। और जितना इसका कास्टर इन लोगों से दूर होगा उतना ही इस स्पेल का असर कमजोर होता जाएगा। और अपने एनालिसिस के हिसाब से इस वक्त कास्टर की दूरी यहाँ से दूर के पहाड़ी के ऊपर वाले टेम्पल की तरफ तक होगी। जो बात सुनकर वहाँ से चलता हुआ देखते बताता है कि अब उन्हें उस कास्टर से मिलने जाना होगा। कि सनेहा से बताती है कि अगर वो भी गए तो वो हार सकते हैं, क्योंकि कास्टर का रियम पक्का उनसे काफी ज्यादा हाई था। और वो बताती है मास्टर आखिर आप पहले लेवल अप क्यों नहीं करते, जैसे कि आप पहले फिशिंग कर रहे थे और फिर ताकतवर होने के बाद आप उससे निपट सकते हैं। नहीं सनेहा, हम इस बार इंतजार नहीं कर सकते, मैं अकेला सबर रखकर मौसम से ताकतवर हो सकता हूँ। और विलेजर्स का क्या होगा जो अभी भी इस वक्त तड़प रहे हैं? तो इस कास्टर को सबक सिखाया जाना जरूरी है। तब फिर से एक पंछी बनकर कुछ पलों में उस टेम्पल की तरफ आ जाता है और हवा में घूमता हुआ उसके नजर पड़ती है उस टेम्पल के अंदर मौजूद एक मॉन्क पर। और उसके स्टेटस में वो चेक कर पाता है कि वो मॉन्क एक थर्ड डे में ग्रैंड मास्टर था, जबकि आदित्य थर्ड डे में एंटी स्टेज पर था। कि तभी वहाँ की सफाई करता हुआ वो मॉन्क महसूस कर पाता है कि किसी की तेज नजर उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। तभी वो उससे इमोबिलाइजेशन स्पेल का इस्तेमाल करता है। हवा में मौजूद पंछी बने आदित्य पर और बेशक हवा में एक ही जगह पर जमकर वो सीधे जोर से नीचे आकर गिर जाता है और फिर नीचे अब वापस अपने रूप में आ जाता है। अपने सामने एक इंसान को देखकर वो मॉन्क उससे ग्रीट करता पूछता है, आखिर आप हमारे प्यारे गेस्ट हमारे शुद्ध टेम्पल में क्या करने आए हैं? आदित्य से साफ बताता है, तुम्हें हो ना जो नीचे मौजूद इन सभी विलेजर्स को परेशान कर रखे हो, अच्छा होगा कि तुम सभी विलेजर्स को अपने स्पेल से आजाद कर दो। वो मॉन्क इस बात पर साफ साफ मुकरता बताता है कि ना भाई वो ऐसे काम नहीं करता था। आदित्य यहाँ पर सब कुछ जानता हुआ पहले से ही दबाकर फूड बफ खा कर आया था और उस पर तेजी से हमला करने के लिए टूट था। वो साफ साफ पूछता है कि अगर ये काम सच में उस मॉन्क का नहीं था तो आखिर कुछ ही समय पहले बहुत सी स्पेल का इस्तेमाल उसके ऊपर कैसे कर पाया था। और आदित्य के आ रहे हमले से बचने के लिए वो मॉन्क अपने एक टेक्निक आयरन बॉडी का इस्तेमाल करता है, जिससे अब उसका शरीर एकदम सख्त हो चुका था और आदित्य के किए गए बार को खाने के बावजूद भी उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और ये टेक्निक तो सीधा अभी आई गई वुकोंग गेम से थी। और तभी वो मॉन्क एक जोर की लात मारकर आदित्य के हाथ से उसका वो आयरन रोड वेपन फिकवा देता है। इतना ही काफी नहीं था कि अपने मार्शल आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करता हुआ वो अपने मौके को एकदम पक्का करता हुआ तब अपने हमले करना शुरू हो जाता है। और आदित्य भी उसके आ रहे मौकों की बराबरी करता, उन्हें डॉज या फिर ब्लॉक करा था। और वो मॉन्क आदित्य पर जितने भी हमले करने की
कोशिश करता। आदित्य उन सभी के सभी को आसानी से देखकर उनसे बच पा रहा था और अब वैसे ही वो दोनों लगातार एक दूसरे पर लगातार अपने हमले करते हुए बस कोशिश कर रहे थे कि किसकी हिट पहले लगती है। उससे लड़ते लड़ते मोंक उसे बताता है कि आदित्य की मार्शल आर्ट सच में काफी अच्छी है, जिससे उसके लावा को देखकर उसे पता लगता है कि आदित्य पक्का काफी डिकेड्स तक इन मार्शल आर्ट्स के लिए ट्रेन हुआ था और उसके मानने से एक छोटी मोटी मार्शल आर्ट उसे हरा पाने की काबिलियत कभी भी नहीं रखती थी। उसके सर पर उस छोटे से को देखकर लगता था कि वो मोंक शायद पूरा इंसान नहीं था और हो सकता है कि आधा डेमन था। तभी वो अचानक फिर से आदित्य पर अपनी इमोबलाइज टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उस पर बात करने की कोशिश करता है। आदित्य में एकदम जमकर रुक जाता है और उसका हमला वहीं पर फेल हो जाता है और उसी मौके को देखकर वो मोंक पूरा का पूरा घूमकर बहुत ही जोर का मुक्का आदित्य पर दे मारता है, जो कि अभी तक आदित्य ने कभी नहीं खाया था। और उस एक ही मौके को खाकर आदित्य न जाने कितनी बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ एक दूर सी जगह पर जाकर गिर पड़ता है और मोंक अपने सामने देखता है कि उसके हमले को खाकर आदित्य पूरे अंदर के टेम्पल को तोड़कर अंदर चला गया था। यहाँ पर बस जमीन में धंस रखा था कि दूर से ही जोर की खतरनाक आवाज़ सुनकर यहाँ भी उससे कम्युनिकेट करती पूछ रही थी कि मास्टर की रात सही सलामत है ना। कि किताब को पकड़ा उसकी बातों का जवाब देता आदित्य बताता है कि वो अभी तो ठीक ठाक है, पर इस हमले से बच पाना नामुमकिन था। सबसे पहले उन्हें ये गिनने की जरूरत थी कि आखिर मोंक की स्पेल का कूल डाउन कितना था और उन्हें थोड़ा टाइम निकालने की जरूरत थी जब तक आदित्य उसकी स्किल को कॉपी नहीं कर सकता। इस बात को एकदम समझती हुई दूरी पेड़ पे बैठी स्नेहा उसे लिखकर बताती है कि वो जल्द से जल्द इसकी टेक्निक्स को कॉपी करेगी। अब तक मास्टर को जितना हो सके उसे एक खुली जगह में लेकर आना था। तभी आदित्य अपने पास मौजूद टर्टल एसेंस का बेल निकालता है जो उसने बनवाई थी पिछली बार उस डीमन केव में मौजूद उस टर्टल मॉन्स्टर को मारकर। उसकी बॉडी से सोनिया सिर्फ 3 ईयर से रिकवरी पिल्स बना पाई थी और यहाँ पर वो इस पिल को खाकर रिकवर हो रहा था कि वो मोंक चलता हुआ टेम्पल के अंदर आता है। आदित्य के सामने खड़ा हुआ उसे बातें करता बताता है, मेरे प्यार है जिंदा दुनिया के साथ है, तुम्हें इस दुनिया में और तड़पने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, जबकि मैं तुम्हें तुम्हारी दर्द और पीड़ा से आजाद करवा सकता हूँ। वैसा ही करने के लिए एक जोर का हमला सीधा आदित्य के ऊपर करने वाला था। अगले ही पल जब उस पर हमला करने वाला था अपने सामने वो पाता है कि उसके सामने आदित्य नहीं था बल्कि एक स्टैचू सा दिखने वाला पत्थर था। जैसे परेशान हुआ वो मोंक भी कहता है, मैंने इस बंदे को कम समझा था, इसके पास तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक भी है। उसे पक्का पता था कि आदित्य उस पर हमला करने के लिए पीछे से आएगा, इसलिए उसी ही पल तेजी से पूरा घूमकर वो आदित्य पर हमला करने लगता है। जैसे पीछे खड़ा आदित्य अपने हाथों में पकड़ लेता है। अब उसके हाथों को एकदम कसकर जकड़कर बॉस मोंक को साफ साफ बताता है कि एक मोंक कभी भी इतनी भद्दी और गंदी बातों का इस्तेमाल नहीं करता और उसी पल वो उसे एकदम घुमाकर सीधा उसे पटकने के लिए जमीन की तरफ पलट देता है और उसी परफेक्ट टाइमिंग पर कि उसका सर जमीन पर लगा। ज्यादा डैमेज से बचने के लिए वो मोंक फिर से आयरन बॉडी स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे उसका शरीर पूरा सख्त हो चुका था। जब वो जमीन पर जाकर लगता है उस इतने जोर के हमले से वो पूरा का पूरा टेम्पल ही अंदर से लेकर बाहर तक बिखरने लगता है। उस पूरी जगह पर बस वहाँ पर धुआं ही धुआं मौजूद हो गया था कि बिल्कुल ही सही हालात में मोंक धुआं से बाहर निकलता खुश था। उसने बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर हमले से बचने के लिए आयरन बॉडी का इस्तेमाल कर लिया था, वरना उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी और वो हवा में मौजूद ही था। तो अगले ही पल पूरी की पूरी तेजी से जगदन में पूरा उसके चेहरे के सामने आ जाता है और बिना ही कोई मौका गवा था एकदम तेजी से घूमकर सीधा उसके सर पर एक और जोर की लात दे मारता है। और फिर से एकदम अहम मौके पर मोंक आयरन बॉडी का इस्तेमाल कर बच जाता है और हमले का इम्पैक्ट ज्यादा होने की वजह से सीधा नीचे जमीन के अंदर धंस जाता है। और आदित्य के सारे हमले थे तो काफी खतरनाक, पर मोंक की वो आयरन बॉडी स्पेल बिल्कुल एक चीट कोड की तरह काम कर रही थी। फिर से वो मोंक नीचे जमीन से उठा है और उसे अपनी स्पेल इस्तेमाल करने का ना मौका देना चाहता है। तो एक और तेजी से आकर उस पर हमला करता है। अब यहाँ पर मोंक आयरन बॉडी से उल्टा वो इमोबिलाइज स्पेल का इस्तेमाल कर आदित्य को वही हवा में जमा लेता है और अब एकदम हंसता हुआ बताता है, अब अच्छा मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था कि चाहे तुम्हारी मार्शल आर्ट्स कितने भी काबिलियत की क्यों ना हो, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। और यहाँ पर अब वो मोंक एक पर्पल लाइटनिंग सा मैजिक इकट्ठा कर रहा था कि अभी भी अपनी जगह पर जमा हुआ आदित्य उसे बताता है, जितना मैंने सोचा था तुम सच में उससे काफी शक्तिशाली हो और अब मुझे पीछे हटने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके चेहरे पर यह मुस्कुराहट देखता वो मोंक एकदम गुस्से में से कहता है, आराम कर, तू मरने वाला है और तू इतने बड़े बड़े दांत निकाल कर हंस रहा है, कहता है इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने के। और फिर अगले ही पल वो तेजी से आदित्य की तरफ बढ़ता अपनी उस पर्पल वही ठंडे टेक्निक को सीधा आदित्य के ऊपर इस्तेमाल करता है और मोंक का ये हमला उसके पिछले आम हमले से काफी ज्यादा गुना ताकतवर था। उस पर्पल लाइटनिंग ठंडा टेक्निक से आदित्य न जाने कितनी जगहों को तोड़ता हुआ बहुत ही ज्यादा दूर जाकर पहुंच गया था। अब उस जगह पर इतनी तबाही मचाने के बाद फाइनली अब मोंक को शांति से महसूस होती है। दूर ही वो देख पाता है जहाँ पर उसने आदित्य को हमला कर पहुंचाया था। आदित्य वहाँ पर नहीं था, जिससे उसे लगता है कि उसकी टेक्निक से उसके चीते तक भी गायब हो चुके होंगे। अब वो एकदम खुश होता हुआ आदित्य को अपना दोस्त बताता अंतिम गुड बाय कर देता है। उसी पल उसके आसपास हवा में जो पत्ते लहरा रहे थे इनमें आदित्य ट्रांसफॉर्म हो रखा था। तभी अपने पीछे से वो मोंक उसी पर्पल लाइटनिंग थंडर को महसूस करता है, वही तेज चमकती वाला बिजली का हमला जो उसने अभी अभी आदित्य पर किया था। पर अपने पीछे देखने पर पाता है कि आदित्य अभी भी जिंदा सलामत वो उसी के उस लाइटिंग मैजिक स्पेल को इस्तेमाल कर रहा था। बस एकदम घबरा कर अपनी रक्षा करने के लिए मोंक एकदम हैरान
चिल्लाता पूछता है कि आखिर आदित्य अभी तक जिंदा कैसे था और आखिर वो उसी की टेक्निक को इस्तेमाल कैसे कर पा रहा था। और उससे पहले वो हमला उस पर हिट करता, वो मोंक उसकी तरफ अपना जोर का मुक्का मारता है और आदित्य उसके मुक्के को टोस करता, लाइटिंग मैजिक का इस्तेमाल करता, नीचे से अपना हाथ घुमाकर सीधा अब अपनी पूरी ताकत से उस मोंक के ऊपर ही दे मारता है और वो भयानक और खतरनाक हमला फिर से उस पूरी जगह पर तबाही मचाना शुरू हो जाता है और हर जगह को तहस नहस करने लगता है। और उस हमले को खाने के बाद उस लगातार बिजली से तड़पता हुआ मोंक सीधा ऊपर से सीधा टेम्पल की छत के अंदर जाकर घुसता है और उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा कर जमीन पर टुटक गिर जाता है। हमले से डैमेज लेने के बाद हालात बहुत ही खराब हो चुकी थी, वो हिल तक भी अच्छे से नहीं पा रहा था और उसके मुंह से भी खून के बूंदे गिरने लगती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये बच्चा सिर्फ थोड़े पलों के लिए मेरे साथ बराबरी में लड़ ही रहा था, धीरे धीरे कर इसने मेरी सभी टेक्निक को सीख लिया जो ने मास्टर खेलने में सीखते हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बता दी और अब आदित्य भी कूद कर उसका सामने आ जाता है कि उससे वो मोंक पूछता है कि क्या उसे खत्म करने से पहले आदित्य उसे बता सकता था कि आखिर कुछ ही पलों की लड़ाई के अंदर अंदर वो उसकी सारी की सारी टेक्निक्स कैसे सीख गया। पर हमें कुछ घंटा पहले का सीन दिखाया जाता है, आदित्य ने जोर की लात मारकर उस मोंक को जमीन में पटक दिया था और उससे पहले उसे एक नोटिफिकेशन आया था कि इन्वेंटरी में न्यू आइटम्स को ऐड किया गया था जो थी वो मिमिक्री स्क्रॉल, जिससे वो किसी टेक्निक को अच्छे से देखकर उसकी मिमिक्री कर सकता था। आदित्य को उस मिमिक्री स्क्रॉल से उस मोंक की 3 टेक्निक्स मिल गई थी, वो ठंडे टेक्निक, बॉडी मोबिलाइजेशन और आयरन बॉडी टेक्निक। और ये सारा कमाल हो पाया था सिर्फ के सिर्फ स्नेहा की वजह से। इसने बाल बाल कुछ करके इस मिमिक्री स्क्रॉल को बनाया था और बस इस सिस्टम के अंदर हाथ डालकर वो तीनों टेक्निक्स के बने गए छोटे स्क्रॉल्स को खा लेता है। यहाँ पर प्लान था आयरन बॉडी का इस्तेमाल कर वो उसकी इमोबिलाइजेशन टेक्निक से बचेगा। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर आदित्य गुस्से में उस मोंक को एक जोर का हाथ मारकर और भी दीवारों के अंदर घास देता है, जल्द से जल्द मरने को कहता बताता है। भले ही पर्पल वही टेक्निक का भी कूल डाउन चल रहा था और उसे मारने के लिए वो उसे लगातार मुक्के मारकर भी पेल सकता था और वैसे हाथ उपाय करता वो चारों तरफ से हाथ घुमाता और फाइनल मुक्के को पूरी जोर से मारकर मोंक को दर्द में तड़पा देता है। जैसे उस मोंक की भी दर्द में चीखें निकल आए थे और ये मार खाता हुआ उसे ख्याल आ रहे थे कि आखिर उसने क्या ही गलत किया था। वो पहाड़ियों के नीचे वाला विलेज एकदम ही गरीबी से गुजर रहा था, वहाँ पर जी रहे लोगों के पास खाना नहीं था, वहाँ के लोग जंग से तड़प रहे थे और ना खाने की वजह से बस भूख से मरते जा रहे थे। और उनके ऊपर इतना होता अत्याचार देखकर उस मोंक को लगा था कि आखिर इन्हें तड़पता मरता देखना बेहतर नहीं था, इसलिए उन पर तरस खाकर उन्हें एक अच्छी मौत देने के लिए अपनी इमोबिलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसके मानने से उसने ये कहकर आखिर गलती क्या किया था, बस उन्हें एक आसान तरीके से आजाद करा था। तब इस पछतावे और गुस्से के साथ साथ मोंक की डेमन फॉर्म एक्टिवेट होने लगती है। उसका चेहरा अब राक्षस की तरह एकदम काला पड़ चुका था और उसकी आंखें शैतान की तरह चमक रही थी। वो चिल्लाता हुआ आदित्य से कहता है आखिर उसने गलती क्या किया था जो उसे ऐसी सजा मिल रही थी कि उसके इस नई फॉर्म को देखकर आदित्य भी थोड़ा घबरा जाता है। इतनी बड़ी लड़ाई करने के बावजूद भी मोंक अभी तक खेल सकता था और वापस उठकर लड़ने की कोशिश कर रहा था। उस भयंकर फॉर्म को लेता हुआ मोंक अपने एक अलग ही मैजिकल फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है और उसके इस्तेमाल के बाद वो पूरी की पूरी जगह चमक उठती है। जगह पर उस पर्पल सी रोशनी का बैरियर बन जाता है जिस बैरियर ने पूरे के पूरे टेम्पल को घेर लिया था। उस बैरियर के अंदर ही हर जगह पर किसी अलग टेक्निक के अजीब से गोले बन चुके थे जिन सभी से कड़कती हुई बिजली निकल रही थी और वो टेक्निक थी पर्पल वर्ड जजमेंट। और अब उस जगह पर कैद होकर आदित्य सोच रहा था ये एक ऐसा जुजुत्सु काइसेन वाला डोमेन है, मुझे लगा नहीं था कि इस मोंक के पास कोई फिनिशिंग मूव भी होगा। और इस काफी ज्यादा चमकती पर्पल रोशनी के बाद वो मोंक आदित्य के सामने से गायब भी हो चुका था और बाहर मौजूद स्नेहा को भी इस फॉर्मेशन की जानकारी निकालने में और इसका स्क्रॉल बनाने में टाइम लगेगा, वो उसे जल्द में कॉपी तो नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आदित्य को लड़ते लड़ते ही इस मुसीबत से बचने का तरीका सोचना था। तभी ऊपर मौजूद अजीब से अंधेरे बिजली के गोलों में से एकदम कड़कती बिजली हमला करने के लिए पूरी तेजी से आदित्य पर गिरती है। छोटी सी लाइटनिंग का हमला इतना खतरनाक था कि फिर से उस टेम्पल की चारों तरफ से बाट लग रही थी। बाल बाल उस हमले से बचने के लिए उसने आयरन एंड बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। बचता हुआ हवा में आता ही है फिर से वो अंधेरा गोला आदित्य के सामने आ जाता है। यहाँ पर यही काफी नहीं था कि अंदर से चमकता हुआ एक और नई अजीब सी रोशनी निकलती है जैसे वो गोला कोई बड़े से राक्षस की आंख थे। आदित्य जान चुका है हमला खतरनाक होने वाला है, कहता है यह हमला तो एक इमोबिलाइजेशन अटैक है जैसे लाइटनिंग अटैक्स के साथ जोड़ा गया है। और तभी वो तेज बिजली का झटका आदित्य के ऊपर लग जाता है। बेशक उस खतरनाक हमले को खाकर बहुत ही ज्यादा दूर जाकर लैंड होता है और अभी भी कुछ कर वापस रोशनी में उठता है और वो बाल बाल मरने से बच पाया था सिर्फ के सिर्फ आयरन बॉडी टेक्निक की वजह से, वरना ये हमला उसे खत्म भी कर देता है। आदित्य थोड़ा घबराया सोच रहा था क्या इस फॉर्मेशन का कोई भी कूलडाउन नहीं था जो वो उस पर लगातार ऐसे हमले कर पा रहा था। आदित्य यहाँ पर अभी भी इमोबिलाइजेशन टेक्निक की वजह से जमी रखा था। ये अचानक ही उसके पीछे एक बड़ा सा शैतान आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि वही अपने असली रूप में वही मोंक था। बैलेंस से काफी ताकतवर हो गया। आदित्य को अपना जोर का मुक्का मारकर से एक बार उस टेम्पल की मां बहने कर से अंदर उड़ा कर फेंक देता है। एक सवाल है इन लोगों से, जितना इन लोगों ने टेम्पल बर्बाद किया है अभी तक तो इस जगह को तहस नहस हो जाना चाहिए था। इस टेम्पल में सच में कोई शक्ति है जो बार बार अपने आप को ठीक करी है। और यहाँ पर मैं भी हमारा टेम्पल टेंथरिया में यहाँ पर हवा में उड़ता हुआ आदित्य है। उसका शरीर खुद काफी डैमेज हो चुका था, उसके मुंह से भी खून की बूंदें टपकने लगी थी। परेशान होता वो सोच रहा था कि आयरन बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल सिर्फ उसे कुछ ही पलों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जब वो कुछ पलों के लिए इस इमोबिलाइजेशन टेक्निक से फ्री होता है, यहाँ पर आदित्य हवा में पहुंचा ही था। वहाँ 3 और उन मैजिकल हमलों ने उसे तीनों
हमेशा से घेर लिया था। अगर 3 ऐसे हमले उस पर एक ही बार पर पड़े तो आदित्य को अंदाजा था कि फिर हालात उसकी बच्ची नहीं रहने वाली। बस है फिर वो लाइटनिंग हमले पड़ते हैं अपने आसपास की हर एक जगह को चीरते हुए। जैसा कि मुझे लगा था मेन तहस नहस तो टेम्पल पर होती है। वो बिजली के झटके आदित्य को लगा कि बाट लगाकर आसपास की हर एक जगह को तहस नहस कर देते हैं। अब यहाँ उस बैरियर के बाहर मौजूद सनेहा को भी फिर से बहुत ही खतरनाक हमले की आवाज है। वो भयंकर तबाही का नजारा दिखाई दे रहा था जैसा देखकर कोई भी घबरा जाता। और अपने मास्टर की पूरी चिंता में उस मोंग की इस्तेमाल करे टेक्निक का डिस्क्रिप्शन बना रही थी कि अगर वो उसकी टेक्निक बना पाई फिर वो उसे आदित्य को भेज सकती थी। जिसे कहकर आदित्य उसे सीख जाता और पूरी बुरी हालात में नीचे पड़े आदित्य के पास आता। डेमन मोंग उसके ऊपर खड़ा बताता है, क्या हुआ बच्चा है? जी वाला तुम मुझसे लड़ते वक्त काफी ज्यादा हंस रहे थे। वो कह रहा बस टीचर हालात में तुम्हारे दांत क्यों नहीं निकलता है? पर उसके उस चुनौती को भी चैलेंज समझता। पूरा इमोबिलाइज हो रखा आदित्य अभी भी दांत निकाल कर हंस रहा था। और क्या इस बात से बेशक वो डेमन मोंग एकदम चिढ़ जाता है। ये सोचता कि आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्या थी। अपना बहुत ज्यादा था, ताकतवर बहुत ज्यादा था, टेक्निक्स उसकी खतरनाक थी, तेज बहुत ज्यादा था। आखिर मुस्कुराहट उसकी जगह अभी भी आदित्य के चेहरे पर क्यों थी? पर खैर क्योंकि अब उसने आदित्य को पूरी तरह से इमोबिलाइज कर दिया था। उसका प्लान था आदित्य को यहीं पर मिटा डालेगा ताकि वो आदित्य को और उसकी ये की गई हरकतों को भुला पाए। ऐसे उस जोर के मौके को वो आदित्य के ऊपर देने वाला था। तब आदित्य वही चीज कर देता है जिसका उस डीमन मोंग को डर था। वहीं पर उसी मोंग की पर्पल वॉइड टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका कलर एक्चुअल में ब्लू था क्योंकि शायद उस पर सिस्टम का कलर था। और आदित्य का वो वॉइड सब मोंग के वॉइड को ही पूरी तरह से घेर लेता है जैसे जुजुत्सु काइसेन में एक ताकतवर डोमेन अपने से छोटे डोमेन को घेर लेता है। और अब आदित्य को उसकी ये टेक्निक की कॉपी करने के बाद तो डीमन मोंग एकदम परेशान करता है। आखिर सच में तुम क्या चीज हो जो मेरे फॉर्मेशन को कैद करने के लिए इसके ऊपर एक उससे भी बड़ा फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर भाई? ऐसा कैसे हो सकता? तुम्हारा लेवल मुझसे ज्यादा कम का और तुम्हारी स्पिरिचुअल ताकत मेरे में मुझसे ज्यादा है। अगर ऐसे ही बात है तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट को छीन लूंगा बाकी उस पर रिसर्च कर मैं इसकी असलियत जान पाऊँ। अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना बिल्कुल रुक समय उन बिजली से भरे गोलों को आदित्य की तरफ भेज दे रहा है। और आदित्य अब कुछ भी नहीं कर रहा था सिवाय उसकी तरफ बढ़ते हुए खतरनाक हमलों का इंतजार करने के अलावा। देखता हुआ वो बताता है कि यही तुम्हारा फाइनल मूव है। अगर सच में यही बात है तो मुझे भी अपना काम शुरू करना चाहिए। और फिर तभी आदित्य एक फॉर्मेशन को इस्तेमाल करता है, फ्रीज टेक्निक का इस्तेमाल करता है जो टेक्निक का असर इतना ज्यादा था पूरे इस मोंग के बैरियर के इफेक्ट को तोड़कर उसे वहीं का वहीं जमा देती है। आदित्य के इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल पूरे के पूरे बैरियर के अंदर हुआ था। इमोबिलाइज होकर अपने शरीर को न हिला पाता। वो मोंग परेशान था कि उसके लगे फॉर्मेशन से था उसके ऊपर इस टेक्निक का इस्तेमाल करना नामुमकिन था। आखिर वो यहाँ पर खुद इमोबिलाइज क्यों हो गया था? इसने अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल से उल्टा मेरे ही फॉर्मेशन को इमोबिलाइज कर दिया है क्या? पर आखिर इमोबिलाइजेशन का इफेक्ट इसका इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है? और अब तो मैं ना ही कुछ देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ और कुछ कर पा रहा हूँ। बस सिर्फ इन ख्यालों में फंस चुका हूँ। और उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसके आसपास क्या हो रहा था। उसके सामने मौजूद आदित्य इसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता हुआ एक मैजिकल हमले में की सारी ताकत डाल रहा था। पहले तो उसके लाइटिंग हमले पर्पल कलर के थे और आदित्य का भी हमला पहले से ताकतवर होकर ब्लू हो चुका था। इस हमले में उसने उसी मोंग की तरह टेक्निक और इमोबिलाइजेशन दोनों को इस्तेमाल किया था। अब वो उस मोंग को दिखाने वाला था इस टेक्निक को अच्छे से इस्तेमाल कैसे किया जाता था। हाँ, ये डेमन मोंग सोच रहा था एक तो नहीं पा रहा कि वो बच्चा क्या करा। मुझे लगता है कि वो यहाँ तो मेरे ऊपर ठंडर और फिर फायर टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। ये सीधा वार खाकर मुझे काफी ज्यादा चोट लगेगी पर वे मेरे पास भागने की ताकत तो बचेगी। तो मैं इस हमले को खाने के बाद बड़े बस यहाँ से भाग जाऊंगा। वे आदित्य वो खतरनाक और भयानक हमला को सीधा उस मोंग के ऊपर छोड़ देता है। सच में आदित्य के द्वारा किया गया ये हमला इतने में भयानक और खतरनाक नहीं था बल्कि बस पूरी पहाड़ियों को चीरता जाता है। जिस पहाड़ी के टेम्पल में वो खड़े थे वहाँ की पहाड़ियों से उसका वो हमला न जाने कितनी पहाड़ियों को चीर कर जाता है। बेशक सामने से डायरेक्ट हिट खाने के बाद वो मोंग जिंदा कैसे बच पाता? उसका निचला शरीर था अभी भी अपनी मौत को ना पहचानता जमीन पर खड़ा था और ऊपर के हंसते हंसते तविज कर एकदम राख हो चुका था। उस डीमन मोंग को मारने के बाद आदित्य को जीतने का नोटिफिकेशन आता है। अब वो पोर्ट्रियम के एंट्री स्टेज में आ चुका था। तुरंत सीखी हुई उसे सारी टेक्निक्स मिल चुकी थी। साथ एक नई स्किल भी डिसाइपल हार्मनी एक्टिवेट कर अगर आदित्य का कोई भी डिसाइपल उसके आसपास होगा उनसे सभी मिले के स्टेटस को 30% एक्स्ट्रा बफ देंगे। जितना डिसाइपल का लेवल ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उनका फायदा। के साथ साथ डिसाइपल्स की ताकत भी बढ़ेगी पर स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी ज्यादा लगेगी। और स्नेहा का भी थोड़ा लेवल अप हुआ था। उसे एक स्किल मिली थी मिमिक्री रिफाइनमेंट जिससे वो कॉपी की गई स्किल्स को और भी ज्यादा बेहतर बनाकर आदित्य को दे सकती थी। यहाँ पर उनके विलेज के एंट्रेंस की तरफ हम वहाँ की सीढ़ियों पर आदित्य का इंतजार करते सोनिया को पाते हैं। तो परेशानियत में सोच रही थी आखिर मास्टर अभी तक क्यों नहीं आए जबकि उन्हें अभी तक आ जाना चाहिए था। चिंता में ये ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी जंगल के रास्ते अपने सामने ध्यान से देखने पर वो पाती है कि आदित्य फाइनली लौट चुका था। बॉस ने अपने इस खतरनाक मिशन के बारे में बता कर दिया था। और अब बस सोनिया पूछती है कि आखिर सिस्टर स्नेहा कहाँ पर है? जिस बात पे आदित्य बताता है कि उसने स्नेहा को पहले से कैलीग्राफी की दुकान पर भेज दिया था। पर सोनिया को तंग घबराए देखकर और जल्दी में देखकर आदित्य उससे इस बात की वजह पूछता है कि स्नेहा घबराई हुई बताती है कि शायद अब आदित्य के लिए मुश्किल थोड़ी बढ़ सकती थी क्योंकि पार्टी आज वापस आ चुके थे। ये जगह का लीडर, इस जगह का हेड और आदित्य
आदित्य का बाप, जिससे आदित्य के बिल्कुल नहीं बनते थे क्योंकि वो आदित्य को बचपन से ही कुछ वैल्यू नहीं देता था। पर आदित्य बिल्कुल ना घबराया हुआ सब मिलने के लिए सीधा पहुंच जाता है मेन हॉल के दरवाजे के बाहर, और अब दरवाजा को जोर से खोलकर अंदर की तरफ बढ़ाता है। पर कुछ ही पलों की आगे की दूरी बढ़ने पर आसपास की हवा महसूस कर पाता है। आसपास का माहौल बहुत ही भारी हो चुका था। इस ओरा और हवा का झोंका झुकाने या फिर पीछे करने की कोशिश कर रहा था। ये एक किलिंग इंटेंट था जो भयंकर और का सीधा आदित्य के सामने से आ रहा था। जिस बात से आदित्य इतना तो पक्का हो जाता है इसके सामने मौजूद ये व्यक्ति है तो एक्चुअली में ताकत है। अभी तो ये यहाँ का लीडर है। ध्यान से अपने सामने देखने पर वो पाता है कि बिल्कुल अभी भी उससे मुंह फेंक कर बस सामने की तरफ देखता हुआ खड़ा था, जैसे कि वो भी आदित्य की वैल्यू नहीं करता था, बिल्कुल भी कष्ट कर उसकी ओर देखना नहीं चाहता था। और यहाँ पर अब आदित्य कमजोर थोड़ी ना था, चाहे वो हराम कर उसका टेस्ट कर रहा था या फिर नहीं। आदित्य अब पीछे नहीं हटने वाला था। उसके किलिंग अटैम्प्ट को चीरता हुआ बिल्कुल सीधा सीधा आगे की ओर बढ़ने लगा है, जैसे ये ताकत उसे रोकने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं थी। उसका बाप भी ये देखता हुआ कि आदित्य उसके किलिंग अटैम्प्ट को चीरता हुआ आगे बढ़ पा रहा है। हैरान होता सोचने लगता है कि तो वो फैले गए रूमर्स बिल्कुल सच्चा था। आदित्य की स्पिरिचुअल लूट इस उम्र में जाग उठे है, और ये चीज कैसे मुमकिन है मुझे इतना तो नहीं पता, पर इसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। ये बच्चा खास है। बस ही अपने चमकते हुए दांतों को निकालता हुआ आदित्य के बाप जोर जोर से हंसने लगता है और अपने फॉर्मेशन को कैंसिल कर वहाँ पर सारा का सारा मौजूद किलिंग अटेंट हटा देता है। आदित्य को समझ नहीं आता कि आखिर वो बंदा करना क्या चाहता था, और आदित्य अपनी स्टेटस विंडो से देख पाता है इसका नाम ये क्या था, और इस वक्त वो 5th रैंक की एंट्री स्टेज पर था। यानी आदित्य से पूरी 1 रैंक ज्यादा के फुल जोर से चिल्लाता हुआ वो आदित्य को बताता है, मेरे बच्चे सच में हमें काफी टाइम हो गया मिले हुए, तुम सच में वाले से काफी ज्यादा बेहतरीन और काबिल हो चुके हो। मेरे बच्चे मुझे सच में तुम पर नाज है। क्या तुम अपने बाप के गले लगना चाहोगे? क्या आदित्य बिल्कुल भी समझ नहीं पाता कि आखिर इसका चक्कर क्या है और इसका एटीट्यूड इतना ज्यादा बदला बदला सा क्यों लग रहा था। आराम से कुर्सी पे बैठता वो अपनी बात कंटिन्यू करता है, देखो मेरे बच्चे इतने टाइम से मैं गया हुआ था और उतने पलों में तुमने अपने आप को साबित करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो, सोना, हीरे, जवाहरात, घर या फिर कोई बंदे? मैं तुम्हारी कोई भी पसंदीदा चीज ला कर दूंगा। उसके बड़ी से मुस्कुराहट देखकर तो समझ नहीं पाता कि आखिर इस बंदे के बीवी सौंदर्य और बच्चा ये भाई मर चुके थे, पर इसकी मुस्कुराहट को देखकर लग रहा था कि जैसे हुआ ही कुछ नहीं था। अचानक से ये उस बच्चे से प्यार से बातें करने लगा था, जैसे वो बस एकदम निकम्मा और बोझ समझता था। जैसे आदित्य को इतना तो पता था कि ये बंदा सही तो बिल्कुल नहीं था, पर भी मौके का फायदा क्यों ही नहीं उठाया जाए। और क्योंकि ये का इतना अच्छा बन ही रहा था तो आदित्य भी अपने लिए उससे कुछ चीजें मांग लेता है। अब टाइम बाद हम देखते हैं आदित्य को सोनिया और स्नेहा के साथ वो दोनों को अपने साथ एक खास जगह पर लेकर आया था, और वो दोनों अपने सामने मौजूद बहुत ही ज्यादा बड़े मेंशन को देखकर एकदम शौक थे। ये आदित्य उन्हें बताता है कि आज से ये इतना बड़ा मेंशन उनका घर होने वाला था। इस बात से हैरान सोनिया से पूछती है, पर मास्टर आपके पास इतने पैसे आए कहाँ से? क्योंकि डीमन केव से बेचे गए मटेरियल्स को तो बेच दिया गया था, इतना बड़ा स्टेट तो हद से ज्यादा महंगा होगा। चिंता मत करो, मैं बस हमारी फैमिली के पार्टियां से थोड़े पैसे उधार लिए हैं। और उधार से आदित्य का मतलब क्या था हम जान नहीं पाते हैं। कुछ पलों के बाद ये कहा अपने सामने कम नजारा देखता एकदम गुस्से में चिल्ला रहा था, क्योंकि उसके सामने सारा का सारा ट्रेजर हाउस खाली हो गया था और उसने आदित्य का उसकी एक कोई भी विश पूरी करने का हक दे दिया। आदित्य उसका पूरा का पूरा ट्रेजर बोट ही लूट कर ले गया। तभी कहते हैं ना, बात करो सोच कर, अपना बड़ा सा मुंह खोला अच्छा बंदा खोज कर, करो बड़ी बड़ी बातों का इस्तेमाल और चोर कर दे तुम्हें लूट के निकाल, बस तुम्हें बीत जाता है। और अब कुछ दिनों बाद जब आदित्य मजे से अपने नए घर के नए बिस्तर पर एक आराम की नींद सो रहा था, जबकि दिन का वक्त कब का हो चुका था, तभी उसकी नींद को तोड़ती हुई जोर से आवाज लगाती है, जिससे घबरा कर आदित्य एकदम ही जाग जाता है और परेशान होकर सोनिया को बताता है, देखो ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम मुझे हार्ट अटैक देकर मार दोगी। फिर सोनिया बात को चेंज करके बताती है कि आदित्य संभलने के लिए बाहर कोई मेन गेट पर आ रखा था। फिर वैसे ही बात तैयार होकर जब वो मेन गेट के दरवाजे के बाहर आता है तो सबसे पहले उसकी नजरों में उन लाल कपड़ों से निकलते हैं वो पैंट दिखते हैं। लाल रंग देखकर आदित्य समझ जाता है ये और कोई नहीं बल्कि उसकी तीसरी डिसाइपल मुस्कान ही थी। वो अपने मास्टर को देखते ही उन्हें हाई करते बताती है, यो मास्टर मुझे देखकर कैसा लग रहा है? खुशी तो पक्का मिली होगी ना। ये आदित्य एक बार नोटिस करता है कि उसकी पहली तो चेलियां भी कम लेवल पर थे और मुस्कान का सीधा गिल्ड लेवल बीटर था, क्योंकि मुस्कान शायद उन दोनों से ताकतवर थी। और पर आदित्य मुस्कान को उसका कमरा बताता है कि आज से वो कहाँ पर रहेगी। ये सोनिया नोटिस कर देखती है कि मुस्कान अपने हाथों में पकड़ कर एक बक्सा ला रखी थी, और इसलिए वो उससे पूछती है कि आखिर इस बक्से में क्या है। और क्योंकि सोनिया सबसे पहले आदित्य की डिसाइपल बनी थी तो इसलिए वो मुस्कान को जूनियर सिस्टर बुला रही थी। यहाँ पर एकदम ही अचानक ही मुस्कान तुम सीरियस होते उस बक्से को खोलती बताती है इस बक्से के अंदर उनकी फैमिली द्वारा आगे बढ़ाए जाने वाला वो डिवाइन बीस्ट फोनिक्स था, जो कि सबसे ताकतवर और खतरनाक बीस्ट में से था। सोनिया भी उस बक्से की तरफ देखकर हैरान हो जाती है, क्या सच में इस छोटे से बक्से के अंदर क्या कोई फोनिक्स हो सकता था? कान के वो बक्सा थोड़ा और खोलने पर सोनिया को उसके अंदर से 2 लाल उससे घूटी नजरें दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बेशक एकदम डर कर चिल्ला उठती है। पर जो उस बक्से से निकलता है वो कोई फोनिक्स नहीं बल्कि एक छोटी सी चिक थी। और सोनिया को डराने के बाद मुस्कान उसके चिल्लाने पर बस जोर जोर से हंस रही थी। उसने सच में अपनी सीनियर सिस्टर को डरा दिया। चलिए उसे थोड़ा सा और सता
थी। इसके गले लग उसे बता दिया इस बेचारी के तो अभी पंख भी नहीं आए। तुम इसे ही देखकर डर गई। तुम्हें बेवकूफ बनाना इतना आसान है। आखिर तुम ऐसे मेरी सीनियर सिस्टर कैसे बनोगे? इससे अच्छा था तुम मुझे अपनी सीनियर सिस्टर बुलाओ। इस जो मुस्कान का ध्यान एक और कमरे के अंदर जाता है तो वहाँ की खिड़की से वो अंदर मौजूद देखती है ना काम कर रही स्नेहा को। जो देखती वो कहती है कि अंदर तो एक और बंदी मौजूद है। इस बात से अपने मास्टर की तारीफ करती वो बताती है कि मास्टर आप तो लड़के इकट्ठे करने में एकदम कमाल हो। और खैर आदित्य इस तारीफ को ना समझ पाता। ऊपर हवा में नोटिस करता है एक घूम रहे पंछी का। तभी मुस्कान अपनी एबिलिटी माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल करती है और उसकी आंखों से निकलती हुई वो ताकत उस पंछी पर पूरा काबू कर लेती है और मुस्कान उसे वहां से नीचे आने को कहती है। और वैसे वो पंछी उठा हुआ नीचे आ जाता है और मुस्कान के हाथ पर आकर बैठ जाता है। उसे चेक करते मुस्कान बताती है कि ये सिर्फ एक मैसेंजर पिजन था जो कि डीमन सप्रेशन डिवीजन द्वारा भेजा गया था। और अब उसके पैरों से वो चिट्ठी उतार कर आदित्य पाता है कि इन्हें मिला गया उनका न्यू मिशन था। और अब आदित्य वो मिशन करने के लिए जाने वाला था कि मुस्कान उसे रोकती पूछती है कि क्या वो मास्टर के साथ नहीं जा रही। जिस बात पर मना करता आदित्य बताता है कि फिलहाल के वक्त तो नहीं और जब तक वो वापस नहीं आता मुस्कान को घर रहकर इन चिकन्स को पालना था। उसे बाकी और कोई सवाल पूछना हो तो वो अपनी 2 सीनियर सिस्टर से पूछ सकती है। और ये जानकर कि ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी उसकी पोजीशन अभी भी जूनियर है वो इस बात से थोड़ी परेशान थी कि सोनिया एकदम मुंह खिलाकर हंस रही थी। जैसे बताते हैं ना कि अब पता चला बेटा बड़ा कौन है। बिल्कुल ऐसी वाली हंसी। खैर फिर ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पता तो नहीं है कि इस सीरीज के एपिसोड अचानक है ना रुक क्यों गए थे पर खैर शायद अब आने लगे हैं। वैसे अगर इसके चैप्टर्स लगातार आते रहेंगे तो मैं भी आपको इसकी लगातार वीडियोस डालते रहूंगा क्योंकि इस सीरीज में कुछ तो बात है इसे बनाने में थोड़ा अलग मजा आता है क्योंकि इसकी स्टोरी भी बाकी स्टोरी से कुछ अलग है और फाइटिंग सीक्वेंस तो कमाल के है। और अगर आप भी इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे पूरे 400 कमेंट्स कर दो जिनके नीचे आप डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर आदित्य या फिर येतियन के बीच में से अब कौन ज्यादा ताकतवर होगा क्योंकि दोनों ही एबिलिटीज को कॉपी कर सकते हैं और येतियन एबिलिटी इंस्टेंट कॉपी कर सकता है। और महीने में सिर्फ 2 ही। आदित्य यहाँ पर टाइम लेकर काफी सारी साथ ही आप हमें सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर सुपर थैंक्स नहीं तो आप QR कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप कुछ भी सपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। और हाँ सिर्फ तभी करना अगर दिल करे तो क्योंकि दिल से बढ़कर किसी के नहीं। और अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय गुड बाय सायोनारा जाना।